स्वागत है, नमस्ते, आदाब, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे जिसका नाम है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड फोटो देख रहे हो आप इस महान आदमी की जिसने बिजनेस के तरीकों को ही बदल दिया है। तो हमने सोचा यार इसका कोट तो बनता है, क्या बोलते हो कि नहीं? द फाउंडर एंड ओनर ऑफ पेपैल, स्पेस एक्स एंड कितनी सारी चीजें यार, टेस्ला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉडर्न बनाने में इस व्यक्ति का बड़ा ही हाथ है। सो हमने सोचा कि चलो इस पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड इन द रीसेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है आज की तारीख में, एंड दैट इज, डू यू नो व्हाट? यस, पूरे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अपने को टू स्टार्ट विद फोकस रहने वाला है एक चीज के ऊपर, एंड दैट इज क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। जी हाँ, ये क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स वी हैव टू एंश्योर दैट क्वालिटी इज एट द टॉप लेवल। क्वालिटी इज एट द टॉप लेवल। सो अगर इतना अच्छा अपने को क्वालिटी मिल रहा है, अगर अपने को इतना अच्छा क्वालिटी मिल रहा है, देन इन दैट केस वो कैसे हुआ, कहां से ये इस क्वालिटी का ओरिजिन है, वो समझना तो बहुत जरूरी है। सो दैट इज वेयर वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर कॉल्ड एज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं सेशन को विद अ स्टोरी। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखो, कोई भी चीज यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ने वाले हो ना, तो उसके पीछे देर इज अ स्टोरी। ऑटोमेटिकली तो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा ऊपर से नहीं गिरा होगा, राइट? जितने भी चैप्टर्स है अपने इस सब्जेक्ट में, SCPM, इस सारे सब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज आप लोग पढ़ने वाले हो ना, इज प्रैक्टिकली कनेक्टेड किसी ना किसी बिजनेस से, किसी ना किसी इंसान से, किसी ना किसी कम्युनिटी से। एंड वो सारी चीजें आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा, एंड देन फिर जब मैं कनेक्ट करूंगा ना कॉन्सेप्ट को, ट्रस्ट मी, एक अलग ही लेवल का आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने में। एंड दैट इज व्हाट माय होल इंटेंशन इज। यार मजा आना चाहिए, ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज अपने को एक फीलिंग आएगा ठीक है ना, ये तो टाइम पास ही है, MCQ ही है, 50 मार्क लाने का MCQ में यार आराम से हो जाएगा। नहीं, इतना इजी नहीं है, और इतना आराम से ये चीज मतलब आराम से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, बट ऐसे हल्के में नहीं लेना है अपने को, एंड वी हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड दैट इज वेयर आई विल हैव स्टोरी फॉर एवरी कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब इस चैप्टर में जब अपन लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो किस चीज का अपने को ध्यान रखना है? तो बेसिकली चलो आपको मैं एक बार बता देता हूं कि इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है? मेरे साथ सब लोग आप लोग दोहराएंगे। यस, इट इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड गाइस, 3 मेजर चीजों के ऊपर इस चैप्टर का फोकस है। सबसे पहला फोकस है इस चैप्टर का क्वालिटी के ऊपर, और व्हाट वी कैन से कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर। दूसरा अपना सबसे बड़ा फोकस है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। एंड तीसरा अपना फोकस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है ना? तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फोकस वाली चीजें हैं जो इस चैप्टर में पढ़नी है। क्या? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बराबर। फिर उसके बाद TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है सर, पढ़ लेंगे। एंड तीसरी चीज जो इस चैप्टर में अपने को पढ़नी है वो है क्वालिटी एंड बेसिकली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। बराबर है? यस सर। अब अगर अपना ये फोकस है इसके ऊपर, तो आज का जो सेशन है वो मैं डेडिकेट करना चाहता हूं क्वालिटी के ऊपर। आज का जो सेशन है वो मैं डेडिकेट करना चाहता हूं किसके ऊपर? क्वालिटी के ऊपर। तो इसको आप लोग टिक मार्क मारेंगे आज। डन। सर क्या हम लोग को भी ये लिखते जाना है क्या साथ साथ में? देखो नोटबुक ओपन है और लिखना है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाद में भी लिख सकते हो। प्लस ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये मैं तुम लोग के साथ शेयर करते ही रहूंगा, तो तुम लोग को एवरी डे बेसिस पे जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होगा, एट द सेम टाइम ये नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, सो यू विल हैव एक्सेस टू देम एज वेल। ठीक है? प्लस आज मेरी इच्छा है कि मैं आप लोग को ये चैप्टर के आई मीन ये पार्ट के साथ साथ MCQ भी करवा दूं, बिकॉज एंड ऑफ द डे फोकस अपना एग्जाम है, कोई डाउट नहीं है, आपका भी मेरा भी। एंड ऑफ द डे मेरे को इंश्योर करना है कि बॉस मेरा MCQs एकदम स्मार्टली इजीली सॉल्व हो जाए। तो कुछ 20 MCQs फॉर एग्जांपल आज कर लेंगे, कुछ एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे,
प्लस इस कॉन्सेप्ट का थियोरी। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कौन सा कॉन्सेप्ट, क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से रिलेटेड तीन चीजें हैं। एक है उससे रिलेटेड उसका थियोरी, दूसरा है उससे रिलेटेड उसका प्रैक्टिकल, और तीसरा है उससे रिलेटेड उसका एमसीक्यू। तो ये तीनों चीजें अपने को करनी है, तब जाके ये पूरा इतना पार्ट अपना अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना। आज का ये अपना टारगेट है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे अपन लोग क्या करेंगे, एवरीडे बेसिस पे एक थोड़ा टारगेट ले लेंगे। तुम लोगों को मैं ट्राई करूंगा, इनिशियली बता दूं, कभी कभी विल गो बियॉन्ड द टारगेट्स ऑल्सो, कभी कभी थोड़ा अंडर द टारगेट भी हो जाएगा, बट एक टारगेट ट्राई करेंगे अपन लोग सेट करने का, सो दैट आपको पता रहे कि भाई चलो आज अपने को ये चीज करनी है। तो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में तीन चीजें है। कौन सी तीन चीजें? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉरी, क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसमें से अपन लोग आज किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर, जिसका अपन थियोरी भी पढ़ेंगे, जिसका अपन प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, जिसका अपन एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। अब मैं इस क्वालिटी के बारे में तुम लोगों को बताऊं ना, तो कभी भी याद रखना यार, जब भी वर्ड तुम्हारे को क्वालिटी सुनाई देना, तुम्हारे को एक कंट्री का नाम हमेशा साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा, एंड दैट कंट्री इज जापान। जी हाँ। अब है ना, थोड़ा सा मैं आपको बैकड्रॉप बताता हूं जापान का, ठीक है। अपन सबको पता है यार, जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग के टाइम पे, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रक्टिव, मतलब पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस हो गया था। याद है आप लोगों को? ऐसा लगता था ना अपने को कि यार ये किसने किया था पता है? यूएसए ने बॉम्बिंग किया था हिरोशिमा में, नागासाकी में, न्यूक्लियर बॉम्बिंग किया था, एंड मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा जो भी लोग थे उधर, एवरीबॉडी डाइड। एवरीबॉडी थॉट के यार यूएसए ने गलत किया, इतना गंदा बॉम्बिंग, और जिसकी वजह से उतने सारे लोग वहां पे मारे गए। इट वाज नॉट गुड। बट क्या आप लोगों को उसका बैकड्रॉप स्टोरी पता है? मुझे भी तब तक यही लगता था जब तक ये स्टोरी नहीं पता था कि यूएसए इज डूइंग अ रॉन्ग थिंग। बट फिर बाद में पता चला कि यार ये यूएसए ने किया, इट वाज अ रिएक्शन। उसके पहले जापान ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, एट द पर्ल हार्बर। जी हाँ, तो यूएसए में एक जगह है पर्ल हार्बर, वहां पे पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग किया था जापान ने, एंड यूएसए को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पहुंचाई थी, एंड उसका बदला वर्ल्ड वॉर 2 के साथ में लिया उन्होंने, ठीक है। सो वो टाइम पे जस्ट इमेजिन, अभी स्टोरी को समझो। वर्ल्ड वॉर 1 में जापान ने पहले पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग किया, विच इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे यूएसए चुप रहा, बोला ठीक है, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, अपना भी टाइम आएगा। और आया वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होने वाला था, एट दैट पॉइंट इन टाइम वो दो बॉम्बिंग करके यूएसए ने अपना बदला लिया और बॉम्बिंग किया। बहुत टाइम तक तड़पा ये रिवेंज लेने के लिए, बट फाइनली इट टुक इट। सो इट वाज अ रिएक्शन, अ रिवेंज। बेसिकली हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग के बाद, ओह, जापान बॉम्ब्ड, एंड इट वाज अ बैड बैड टाइम फॉर देम। 1940s की बात है ये, बट फॉर सम रीजन उसके बाद भी जापानीज लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग है, विल पावर वाले, दैट इट डिड नॉट बच देम एट ऑल। जी हाँ, उसके बाद भी वो लोग रुके नहीं, थके नहीं, एंड 1960 में उन्होंने बना लिया अपना खुद का बुलेट ट्रेन, जो आज इंडिया इतना 60 इयर्स के बाद भी अभी तक खुद का बुलेट ट्रेन नहीं बना पाया। हाउ डिड दिस, ऑल ऑफ दिस हैपन? सो देखो, इनके यहाँ पे बॉम्बिंग हुआ, यूएसए और जापान, ये लोग दोनों का बहुत ज्यादा फिर बाद में एनिमिटी हो गया। अब जापान तो वॉज लाइक ट्रैशेस। अब इन दोनों ने एक ट्रीटी काइंड ऑफ किया कि भाई हो गया भाई, तूने मेरे यहाँ पे बॉम्बिंग किया, मैंने तेरे यहाँ पे बॉम्बिंग किया, हिसाब बराबर बराबर बराबर। अब देख, आने वाली जनरेशन को और प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अपन लोग दोनों है ना भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स नहीं तो एटलीस्ट एक अलायंस रखते हैं। तो अलायंस जब रखा वो लोग ने, तो उन्होंने क्या बोला पता है क्या? जापानीज पीपल ने अमेरिका के इकोनॉमिस्ट को, क्वालिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को उन्होंने अपनी कंट्री में बुलाया और बोला कि अब हो गया सो हो गया, हमको अब ये वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सुपर पावर बनना है इन मैन्युफैक्चरिंग। बट जब ये इकोनॉमिस्ट और जो क्वालिटी स्पेशलिस्ट आए जापान में, उन्होंने देखा कि यार जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जापान बना रहा है, दैट वाज वेरी बैड। शॉडी वर्ड यूज करता ना, SHODDY। तो इतना खराब वो लोग ने प्रोडक्ट्स बनाया, किसने? जापान ने।
सो अगर जापान इतना खराब प्रोडक्ट्स बना के दे रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी दुनिया में उसका प्रोडक्ट्स लेगा नहीं। तो जापान को लगा यार मेरे को तो मैन्युफैक्चरिंग का बेस्ट बनना है, बट मैं तो इतना बेकार प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो ऐसे कैसे चलेगा। सो दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। सो फिर बाद में उन्होंने बोला कि यार अब क्या किया जाए। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है, क्वालिटी स्पेशलिस्ट है, उसमें से एक बहुत बड़ा नाम अब तो सबको पता है, आगे तुम लोग को ये चैप्टर में भी आएगा, जिसका नाम था एडवर्ड डेमिंग। तो एडवर्ड डेमिंग फ्रॉम यूएसए केम टू जापान। उसने वहां का पूरा सिस्टम देखा और बोला कि यार ये तो एकदम वर्स्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बना रहे हो तुम लोग। अगर तुम्हारे को मैन्युफैक्चरिंग का बेस्ट बनना है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनाना है, देन उसका एक ही तरीका है, एंड वो तरीका है कि आप मेरी बात को सुनो। मैं आपको पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट की सब चीजें बताऊंगा, बट ये सब ठीक करने को आपको लग जाएंगे 10 साल। क्या आप ये 10 साल देने को रेडी है? जापान की हर एक पब्लिक ने बोला हाँ सर, हम पूरा मेहनत करने को रेडी है। ठीक है, 10 साल मांगे उसने। इतनी मेहनत की जापान के लोगों ने कि वो जो 10 साल में उन लोग को मिलने वाला था ना, 5 साल में ये मिल गया। 5 साल में उन लोग को ये चीज मिल गया। यस, 5 साल के अंदर दे वर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स। सोचो किसने सोचा होगा, कहा हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग के बाद यूएसए और जापान का कोई टाई भी हो सकता था? नहीं सोचा था किसी ने। 1960 में ये जापान वालों ने सीधा का सीधा अपना क्या सक्सेस स्टोरी लिख दिया और बुलेट ट्रेन बना दिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। राइट, गुड गुड डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी वो नहीं है। और वही डेमिंग ने बोला 10 साल लगेगा, इन्होंने 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर वो नामुमकिन को मुमकिन करके बताया। बिकॉज दे आर पीपल आर वेरी पेट्रियोटिक। वहां क्या जापान लोग बोलते हैं यार हम अपनी माटी के लिए अपनी जान भी दे देंगे, इतना वो लोग ने फोकस किया। और फिर इसीलिए ये डेमिंग ने ही बोला कि अगर तुम लोग को मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बनना है, देन इन दैट केस इस चैप्टर में जो 3 चीजें बता रहा हूं उसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। QC क्वालिटी कंट्रोल, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये 3 जब चीजें ज्वाइन हो गई ना, ये 3 चीजें जब ज्वाइन हो गई ना, दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म द होल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जापान। समझ रहे हो? तो अब अगर अपने को कभी मैन्युफैक्चरिंग करना है, अपने को कोई क्लाइंट आता है जो बोलता है यार हम मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, तो उसको आपको ये चैप्टर के साथ यूज टू करवाना है। तो सर अब क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में? तो एक तो पहले क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं उसके लिए TQM यूज करेंगे, और फिर कस्टमर खुश है कि नहीं उसके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज करेंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड होता है कस्टमर तक। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक, क्या बोला? मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक सब इस चैप्टर में कवर किया करेंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वालिटी के साथ अब मैं आप लोग को लेके चलता हूं स्टोरी नंबर 2 के पास। तो स्टोरी नंबर 1 से अपने को क्या पता चला कि यार क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना है एंड जापान इज लाइक द पायोनियर ऑफ दैट। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो ना, ओरिजिनेट वन ऑफ द प्लेसेस वेर इट ओरिजिनेटेड एंड इट वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली इज वेयर करेक्ट, इट इज इन जापान। अब इसके एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। अब मेरे साथ आ जाओ मेरे एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कल इंट्रोडक्शन सेशन में कि मैं आपको भर भर के एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल से ही आप लोग को याद रहेगा कि अच्छा इस चैप्टर में क्या पढ़ाया था, और उस एग्जाम्पल से कनेक्ट करूंगा मैं किसको? कॉन्सेप्ट को। अब मैं आ रहा हूं मेरे एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 से मैं कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट को, और फिर बाद में प्रैक्टिकल और MCQ सम्स सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है मेरा एग्जाम्पल नंबर 2? ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है, मेरा ही पर्सनल एग्जाम्पल है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लाइफ में ना कुछ ड्रीम्स थे जब मैं आपके जितना था। यस, जब मैं मेरा CA फाइनल का एग्जाम दे रहा था या इंटरमीडिएट का मैंने एग्जाम क्लियर कर दिया था, एंड आई वाज डूइंग माय आर्टिकलशिप, व्हेन आई वाज डूइंग माय आर्टिकलशिप, एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे ना कुछ ड्रीम्स थे। मैं आपको शेयर करता हूँ, मेरे 3 ड्रीम्स थे फ्रैंकली स्पीकिंग। एक मेरा ड्रीम था कि यार मेरे को है ना आईफोन लेना है। पता नहीं, मैं आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय स्टीव जॉब्स, द देन फाउंडर ऑफ एप्पल। तो मेरे को एक आईफोन लेना था।
दूसरा मेरा ड्रीम था कि मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मेरे को ट्रैवल करना है, और कितना कैसा ट्रैवल करना है मेरे को चाहिए था कि मैं 30 अंडर 30 कर लूं, मतलब 30 कंट्रीज बिफोर आई टर्न 30। यस, अब मानोगे नहीं, 25 साल का था तब तक तो मेरी एक भी कंट्री नहीं हुई थी, बट फिर किया और हो गया 30 अंडर 30। तो मेरा आईफोन का सपना था, पूरा किया। कब? सीए बनने के बाद जेपी मॉर्गन में जब जॉब लगा, सबसे पहला काम क्या किया? पहला महीने की सैलरी से घर वालों को खुश किया, दूसरे महीने की सैलरी से ये तोहफा हमने अपने आप को दिया है, तो मैंने आईफोन खरीदा, और वो भी मैंने जेपी मॉर्गन में था। तो जेपी मॉर्गन मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल क्लाइंट्स इन यूएसए, तो यूएसए से वो टाइम पे आईफोन 4 मैंने स्पेशली मेरे लिए मंगवाया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत फैसिनेशन था मेरे को। फिर ट्रैवल 30 अंडर 30, तो 25 साल तक तो मैं एक भी जगह नहीं गया था, बट फिर जो चालू किया, मैं बोला यार अब रुकना नहीं है। तो आपको भी ऐसा कुछ ड्रीम्स रखना चाहिए, एंड देन ट्राई टू अचीव देम, ट्राई टू चेज देम। आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ यार आप लोग का क्या ड्रीम है, और जिस दिन वो अचीव होगा उसी व्हाट्सएप पे रिप्लाई करके देना ड्रीम अचीव्ड, टिक मार्क। वैसे अभी तो फिलहाल एक ही ड्रीम होगा, क्या? सर बस सीए बन जाए, नाम क्या के सीए लग जाए। आई नो। एंड थर्ड मेरा ड्रीम था टू ओन माई ओन कार। यस, ठीक है ना, कार लेंगे, फैमिली को कार में घुमाएंगे, सो दैट इज व्हाट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर मी एंड फॉर देम। तो मेरे को कार का काफी काफी बचपन से ही शौक था। सो बस इसी से रिलेटेड मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 आता है। जब मैंने आर्टिकल, फिर मेरा सीए बन गया मैं, तो जैसा मैंने तुम लोग को बोला, कुछ मेरे ड्रीम्स थे, मैंने उनको पूरा करना चालू किया, और उस ड्रीम्स में मेरे पास आया आईफोन, खरीद लिया। ट्रैवल 30 अंडर 30 डन। एंड देन फिर मैंने और एक चीज खरीदी, वो मेरी गाड़ी। जी हाँ, मैंने खरीदी अपनी फेवरेट i20। वो टाइम पे यार, मतलब बहुत बहुत खुशी हुई थी ये खरीद के। तो i20 मैंने खरीदी बहुत बहुत खुशी के साथ। अब मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने खरीदी एक ब्रांड न्यू कार। क्या ब्रांड न्यू कार खरीदी मैंने? i20। सो मैंने खरीदी न्यू कार विच वॉज i20, राइट। अब मेरा बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं था कुछ, फ्रैंकली स्पीकिंग बोलता हूँ, तो मैं क्या करता था, मैं i20 ली थी, तो मैं क्या करता था, मैं मेरे घर से जाता था मेरे ऑफिस में, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर दूर। फिर बाद में मैं ऑफिस से घर पे आता था, अगेन वही 15 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 किलोमीटर का मेरा डेली रन, मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा तो ये एक चीज करता था मैं, और दूसरी चीज मैं जो करता था, और दूसरी चीज जो मैं करता था कि भाई कभी वीकेंड्स के ऊपर निकल लिए कहीं पे, से फॉर एग्जांपल कभी फैमिली के साथ लोनावला चले गए, कभी फैमिली के साथ लोनावला चले गए, कभी कहीं और चले गए, ऐसे करके मेरा गाड़ी यूज होता था। नॉट मच, मतलब मैं आपको बोलूँ तो कितना हुआ, महीने का हार्डली 1,500-2,000 हुआ, साल का 10,000 भी मेरा मान मान होता था। तो बेसिकली ये मेरा रनिंग था। अब ध्यान से सुनना, ऐसे करते 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 मेरा ईयर 1 खत्म हो गया। ठीक है, ईयर 1 मेरा कंप्लीट। अब आप मुझे बताओ, जब ये मेरा ईयर 1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में मालूम है वो लोग का एक कॉल आता है, वो लोग बोलते हैं कि सर आपकी गाड़ी को मेंटेनेंस के लिए भेजो जरा। मैंने बोला अच्छा ठीक है भेजता हूँ। कितना पे करना पड़ेगा? भाई मारवाड़ी आदमी हूँ, पहला क्वेश्चन तो आएगा ही ना। पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में एक ही चीज का आता है, क्या सर कितना पैसा लगेगा? तो उसने बोला सर आप टेंशन मत लो, फर्स्ट ईयर है ना, तो फर्स्ट ईयर का ज्यादा नहीं है, इट इज ओनली 15,000। तो आप लोग बोलोगे सर यूजुअली तो 3 साल फ्री होता है ना। नहीं, उसके लिए वो लोग ने तभी बोला था जब मैंने खरीदा था कि सर 3 साल का आपको चाहिए तो अलग से आप एक्स्ट्रा ले लो, तो फ्री आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नहीं लिया वो 3 साल का, कुछ वो लोग ने कैक्स अमाउंट बोला था, मुझे याद भी नहीं। मैं बोला नहीं यार मेरा इतना रनिंग नहीं है, तो जरूरत नहीं। अब मेंटेनेंस के लिए कॉल आया, 15,000 रुपया उसने बोला। मैं सोच में पड़ गया, जैसा मैंने बोला मारवाड़ी आदमी है तो थोड़ा ज्यादा सोच लेता है कॉस्ट के बारे में। मैंने 2-3 जन को फोन लगाया जिनके पास कार्स है, एक दो कजिन्स को, एक दो बड़े रिलेटिव को। उनको बोला कि यार देखो ऐसा ऐसा है, 15,000 रुपया वो मेंटेनेंस का मांग रहा है, पर मेरा तो ज्यादा रनिंग हुआ ही नहीं है, हार्डली कुछ रनिंग हुआ है मेरा तो, समझ रहे हो, 1 साल में। तो क्या मेरे को ये मेंटेनेंस करवाना चाहिए? और मेरा गाड़ी एकदम मस्त चल रहा है, मस्का मक्खन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं संकल्प ऐसा नहीं होता है, मेंटेनेंस जो है वो करवाना पड़ता है, तो आप मेंटेनेंस करवा लीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू। सो ऐसा ठीक है, चलो करते हैं। सोचा, फिर मैंने फिर फ्रेंड्स को भी पूछा, तो उसने बोला हाँ हाँ भाई
मेंटेनेंस तो करवाना ही पड़ता है यार, पूछ क्या रहा है, उसमें पूछने की बात ही नहीं है। फिर भी यार मेरा दिल नहीं माना। समझ रहे हो ना। मैं बोला नहीं नहीं, मेंटेनेंस मैं नहीं कराएगा, नहीं कराया मैंने मेंटेनेंस, सच्ची बोल रहा हूँ। और ये एक्चुअली, हाँ, आपकी कसम खा के बोलता हूँ, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। कोई मतलब इसमें मेरा खुद का कोई स्टोरी नहीं बना रहा हूं मैं, जेन्युइनली मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिर बाद में आया मेरा ईयर 2, फिर बाद में आया मेरा ईयर 2। ईयर 2 पे वापस से उनका कॉल आया, अच्छा तो सर आपने मेंटेन करवाया कि नहीं करवाया। मैं बोला यार नहीं यार, दिल नहीं मान रहा है, जरूरत नहीं है, इतना अच्छा चल रहा है गाड़ी, क्यों फालतू में करूँ। वो बोलते हैं ना, कुछ हुआ नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाने का। समझ रहे हैं, तो मैंने मेंटेनेंस नहीं करवाया। ईयर 2 आया, ईयर 2 भी वापस से वो लोग का कॉल आया, उन्होंने बोला सर मेंटेनेंस करवाना है, कब भेजना है आदमी को। मैं बोला अरे रुको यार, कितना होगा मेंटेनेंस का। बोला सर आपने ना ईयर 1 में कराया नहीं, अभी इसके लिए हम लोग का क्यूमुलेटिवली सर 25,000 होगा। बोला क्या करोगे तुम लोग मेंटेनेंस में। बोला सर ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे, आपका गियर चेक करेंगे, इंजन ऑयल डालेंगे नया, सब बताया वो लोग ने। बोला पर मेरा गाड़ी तो एकदम बराबर चल रहा है। बोला सर बराबर है, बट होता है कई बार आपको नहीं समझ में आएगा, हम लोग देख लेंगे ना, एक चेकअप हो जाएगा। बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ 2 दिन में। फिर वापस से मैंने वही फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कॉल किया। बोला क्या तू यार ऐसा कर रहा है, संकल्प करवाना पड़ता है, मेंटेनेंस तो करवाना पड़ता है। बोला बट यार मेरा एकदम गाड़ी मस्का चल रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो बोला देख यार, तेरे को जो करना है तू कर, अभी इस चीज के लिए वापस फोन मत करना, हम लोग के हिसाब से करवाना चाहिए, बाकी तेरी इच्छा। मैं बोला नहीं मैं तो नहीं करवाएगा। तेरी इच्छा, मत करवा। तो मैंने सेकेंड ईयर भी मेंटेनेंस नहीं करवाया। जेन्युइनली, हाँ जेन्युइनली। आप बोलोगे सर कितने चिंदी हो आप, मतलब कितने, अरे यार क्या करूं, पैसा यार अपने मेहनत करके कमाते हैं, और नहीं लग रहा है तो यार क्यों मैं जबरदस्ती वो करूं। यार देखो तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, तुम लोग मुझे खाली एक व्हाट्सएप करके जेन्युइनली बताना कि तुम लोग मेरी जगह होते तो क्या करते। मतलब तुमको ये चिंदी बना लग रहा है, तुमको लगता है नहीं नहीं सर हम लोग तो करवाते, अब आपके जैसी चिंदी नहीं है। ठीक है भाई, जो तुम्हारी इच्छा, जो बोलना है बोलो। फिर आया ईयर 3, फिर आया ईयर 3। ईयर 3 में वापस से मैंने मेंटेनेंस के लिए कॉल आया मेरे को। वापस से ईयर 3 का मेंटेनेंस का कॉल आया, बोला कि भाई क्या करना है। मैं बोला बोलो क्या करना है। तो बोला कि ₹35,000 लगेगा सर, आपका ₹35,000 करवाना है कि नहीं। मैं बोला अभी तक मेरा गाड़ी तो एकदम टनाटन टकाटक चल रहा है, विदाउट एनी हैसल्स व्हाटसोएवर। अब ₹35,000 थर्ड ईयर पूछ लिया मैंने एज यूजुअल। Now, third year, what do you feel? Will I do the maintenance cost? Now they have told ₹35,000. Sir, now हम अब आपको अच्छी तरह से जानते हैं सर, आपने ये पक्का नहीं कराया होगा। हाँ नहीं कराया, क्योंकि मेरी गाड़ी सही चल रही थी तो मैंने नहीं कराया। तुमको कोई तकलीफ। सर तकलीफ तो आपको होने वाली है। हाँ ठीक है ना, देखा जाएगा। अब ऐसे चलते चलते कहानी आगे बढ़ती गई। थर्ड ईयर के बाद कुछ 3-4 महीने बाद थोड़ी मेरी गाड़ी से आवाज आने लगी, थोड़ी मेरे को आवाज आने लगी। बोला ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी मेंटेनेंस करवा लेंगे। फोर्थ ईयर मैंने सोच लिया, बोला अभी तो पक्का करवाऊंगा ही करवाऊंगा। एक्चुअली ना ईयर 1 पे भी यही सोचा था कि ईयर 1 जाने दो, ईयर 2 के बाद मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा पक्का। निकल गया ईयर 2, ईयर 3 आया। ईयर 3 पे तो मैंने सोचा ही था करवाऊंगा, बट गाड़ी सही चल रही है तो क्यों करवाओ, तो मैंने छोड़ दिया। फिर आया फोर्थ ईयर, मैंने फोर्थ ईयर में बोला अब तो मैं करवाऊंगा ही, क्यों, क्योंकि गाड़ी में से आवाज आना चालू, गाड़ी में से और भी कोई इश्यूज आना चालू हो गए। अब फोर्थ ईयर खत्म और उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि सर मेंटेनेंस करवाना है। मैं बोला हाँ कितना। उसने बोला सर ₹50,000 लगेगा। मैं बोला अरे यार बहुत ज्यादा है, बट ठीक है चल लेके जा, फिर बाद में देख के बता कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला है टोटल। एंड देन उसका कॉल आया मेरे को नेक्स्ट डे पे, ईयर 4 पे, जब मैं मेंटेनेंस के लिए दे चुका था गाड़ी, उसके बाद मेरे को उसका कॉल आया, सर ₹1,50,000 is the total cost that you have to pay। जी हाँ, बोलो क्या करना है सर। मैं बोला क्या, क्यों, मेंटेनेंस का इतना ज्यादा क्यों, आपने तो बोला था ना 50,000 जो है वो मैं देने को रेडी हूं। सर आप समझे नहीं, आपकी गाड़ी में मेंटेनेंस तो हम करने ही वाले हैं, उसके अलावा सर 2-3 वायर है वो टूट गए हैं, उसके अलावा डैशबोर्ड में इश्यूज है, इंजन में इश्यूज है, फलाना ढिंकना ये वो। और बोला सर ₹1,50,000 लगेगा। मैं बोला नहीं नहीं इतना नहीं कराने का। फिर मैं लेके आके दूसरे एक मैकेनिक को दिखाया, लोकल मैकेनिक, उसने भी बोला सर खर्चा तो है,
खर्चा तो करना पड़ेगा आपको, क्यों 3 साल आपने इतना मेंटेन नहीं किया? यार ये क्या खुफिया बनती है, मतलब सर बस अब तो गए। एंड दिस इज व्हेन आई रियलाइज क्या, क्वालिटी कम्स विद अ कॉस्ट। याद रखना ये जिंदगी भर, लिख लो कहीं पे, क्या, क्वालिटी कम्स विद अ कॉस्ट। और उस दिन मैंने ये खर्चा तो करवाया 1.5 लाख रुपए का, बट उसके बाद भले ही कुछ ना हो मेरी गाड़ी में, मैं एकदम अच्छी तरह से उसको मेंटेन करना चालू कर दिया। अगर यही मैंने मेंटेनेंस सही करवा लिया होता स्टार्टिंग में से ही, देन इन दैट केस आज मुझे ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड इतना बुरा हाल नहीं होता मेरा। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? फिर जिस दिन मैंने BMW ली, उस दिन लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के ज्यादा ये बोला, ए भाई अपनी गाड़ी को मेंटेन करना, ये तो ठीक था छोटे मोटे में हुआ, वहां पे 1.5 नहीं सीधा 15 लाख का खर्चा आएगा। बोला हाँ हाँ पता है, चल ज्यादा वो राग मत कर, ठीक है पता है, और नहीं तो क्या आगे बढ़े। तो एनीवेज दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट यस, क्वालिटी कम्स विद अ कॉस्ट, एंड दैट इज व्हाट Japanese people made the whole world realize, giving the whole world the concept of cost of quality, जिसके बारे में अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ठीक है ना? तो क्या है ये क्वालिटी? इट कम्स विद अ कॉस्ट। ठीक है, अगर यही क्वालिटी के ऊपर मैंने ध्यान दिया होता तो मुझे आज जो मेरा काम शायद 15,000 इंटू 4 60-70 हजार में हो गया था, आज मेरे को उसका इफेक्टिवली 1,50,000 रुपीज देना पड़ा। और 2-3 आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। क्या तुम लोग सब लोग ने सैमसंग नोट 7 के बारे में सुना है? क्या तुम लोग ने सैमसंग नोट 7 के बारे में सुना है? ये सैमसंग नोट 7, ये सैमसंग नोट 7 का जो बैटरी है ना, दैट बैटरी एक्सप्लोडेड, बूम, दैट बैटरी एक्सप्लोडेड। अब बिकॉज दैट बैटरी एक्सप्लोडेड, इतना बड़ा उन लोग को ये क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी अच्छा नहीं रखा उसकी वजह से कितना बड़ा कॉस्ट सहन करना पड़ा पता है? इतने जितने भी सैमसंग नोट 7 थे वो लोग को रिकॉल करना पड़ा। उनका मार्केट में गुडविल एंड रेपुटेशन वाज वेरी डाउन। पब्लिक बोला कि भाई नहीं लेने का है यार, जिंदगी या नोट सैमसंग का फोन, दोनों में से एक चूज करो भाई, ये फोन किया तो जिंदगी जाएगी, जिंदगी चाहिए तो सैमसंग का फोन मत यूज करो, ऐसा सब पब्लिक बोलने लगा। क्यों? खाली एक चीज की वजह से, एंड दैट वाज बिकॉज सैमसंग नोट 7 डिड नॉट हैव अ गुड क्वालिटी बैटरी। अगर उसने क्वालिटी के ऊपर खर्चा किया होता सैमसंग ने, तो आज उसको ये सब चीज फेस नहीं करनी पड़ती। ऐसी और एक कंपनी है जिसका नाम है फोक्सवैगन, 10 ऑटो, नाम तो सुना होगा सेनोरिटा। फोक्सवैगन की जो गाड़ियां है अमेरिका में, उनको है ना एक PCE लगाना पड़ता है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, अपनी हर गाड़ी में। बट दिस कम्स विद अ कॉस्ट। तो उन्होंने बोला छोड़ना कौन देख रहा है, तो उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं लगाया। तब यूएसए की अथॉरिटीज को ये चीज पता चला, तब यूएसए की अथॉरिटीज को ये चीज पता चली, एंड यूएसए की अथॉरिटीज ने बोला बॉस ये क्या हो गया, तुम लोग ने ये फोक्सवैगन का ये PCE क्यों नहीं लगाया? एंड इसकी वजह से Volkswagen had to recall all the cars. Volkswagen had to recall all the cars. Yes, कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा ना, अपन सोच भी नहीं सकते। एक बार मोबाइल रिकॉल करना ठीक है, ठीक तो नहीं है, क्योंकि आपका रेपुटेशन जाता है। आपको अभी ये लोगों को उसको रिकॉल किया, रेपुटेशन गया, गुडविल गया, ये लोग को उसको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा, और वो भी रिप्लेस विद अ बेटर बैटरी। दे हैड अ टफ टाइम, बट ठीक है, इंप्रूव किया उन्होंने, एंड टुडे वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन मोबाइल फोन्स। सेम वाज द केस विद फोक्सवैगन। उन्होंने रिकॉल किया, फिर बाद में उसमें ये पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट डाला, एंड देन फिर बाद में रीडिलीवर किया। दे हैड अ टफ टाइम गाइस, दे हैड अ टफ टाइम। बस ऐसा ही कुछ सिनारियो है। सो अपने को ध्यान में रखना है, अपने को ध्यान में रखना है कि यार ये जो क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज है, ये जो क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज है, ये नहीं होने चाहिए। बिकॉज अगर क्वालिटी को आप ध्यान नहीं दोगे ना, देन इन दैट केस उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। भले ही आप संकल्प के एग्जाम्पल से सीख लो, या सैमसंग नोट 7 से, या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वाले फोक्सवैगन से, या आपके पास कोई एग्जाम्पल हो तो मुझे जरूर बताना। वुड लव टू नो योर साइड ऑफ स्टोरी एज वेल। फिर उन्होंने अभी आज की तारीख में फोक्सवैगन, सैमसंग कुछ भी बेचता है ना,
तो उसको 10 बार टेस्ट करवा के देखता है क्वालिटी बराबर है कि नहीं, एंड फिर बेचता है, गिविंग राइज टू आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। जी हाँ, सो ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या बोलता है, लेट्स सी ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या बोलता है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो तो एंश्योर करो कि आप उसके क्वालिटी के ऊपर फोकस करो, बिकॉज अदरवाइज आपका क्वालिटी खराब निकला, मतलब डिफेक्टिव निकला, then in that case it is not good from a overall perspective. Yes, and isse it gave rise to something called as cost of good quality. This gave rise to concept of cost of good quality. और दुनिया में बोला गया कि अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे, अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कम हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कम हो जाएगा। जी हाँ, सो बस यही कॉन्सेप्ट है अपना क्यूसी का, क्वालिटी कॉस्ट का। अब संकल्प को याद करो, अगर संकल्प ने तब मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज उसको जो 1,50,000 का एक साथ फटका लगा वो नहीं लगता। अगर सैमसंग नोट 7 ने कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी विच इज टेस्टिंग द बैटरी, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज किया होता तो कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी उसको फटका नहीं लगा होता। समझ रहे? फोक्सवैगन कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के ऊपर खर्चा किया होता, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाता, बट इन लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी पे खर्चा नहीं किया, इनका कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी इतना ज्यादा बढ़ गया दैट इट वाज अ डिजास्टर फॉर देम। समझ में आई मेरी बातें? बस यही कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का। तो अब मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा दिया है। अब अपन अपना बुक खोलेंगे एंड इसको पूरी तरह गो थ्रू करेंगे, and I'm sure you'll be able to manage it. I'm sure you'll be able to manage it. क्या बोलता है पब्लिक? करें स्टार्ट? तो चलो, ऑन दैट नोट अब अपना नोटबुक खोलने का टाइम आ रहा है, बट चलो मैं अब यहाँ पे एक लास्ट नोटबुक खोलो तुम लोग, उसके पहले एक और चीज बता दूं। देखो ये है ना तुम्हारे एग्जाम्स की तरह है, मैं एक बहुत बड़ा कटाक्ष आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। कटाक्ष का मतलब समझता है? कटाक्ष का मतलब होता है सरकाजम, एक बहुत बड़ा सरकाजम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर अभी ध्यान देंगे, अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर अभी ध्यान देंगे, देन इन दैट केस आपका फेलियर होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल टुडे सो दैट फेलियर डजंट कम टू यू। और अगर समझ गए ना, स्टडी स्टार्ट ऑफ गुड क्वालिटी बस कुछ चीजें बोले भी नहीं समझ जाते हैं, तो आई होप अगर वो आप बोले भी ना समझ गए तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट भी समझ गए। वैसे आप लोग को बताते रहना, आप लोग को ये सिस्टम कैसा लगा जो अभी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल को बताते बताते आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट कर दिया। अब अपना बुक खोलेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे एंड विल बी डन। सो आप लोग को प्लीज मेरे को बता देना ना, इसके लिए व्हाट्सएप पे साथ अपन लोग कनेक्टेड है कि यू शुड गेट इन टच विद मी टू टेल कि मैं एक रेगुलर काइंड ऑफ फीडबैक भी मिल जाएगा मेरे को कि हाँ भाई चलो चीजें सही एंड पे चल रही है, नहीं चल रही है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एवरीथिंग। चलो डन, समझ में आ गया। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलता है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलता है कि आप प्री प्रोडक्शन या ड्यूरिंग प्रोडक्शन के ऊपर अगर प्रॉपर ध्यान देंगे, जिसको बोलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, देन इन दैट केस कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, अभी आई होप आप लोग के दिमाग में मैंने घुसा दिया होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, विच इज नथिंग बट योर पोस्ट प्रोडक्शन थिंग्स। इफ प्री प्रोडक्शन इज टेकन केयर ऑफ, पोस्ट प्रोडक्शन आहा लाइफ, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाना, राइट? चलो अब नोटबुक्स ओपन करने का टाइम आ गया है।
and let's get in touch with the concepts and theory. तो आई होप आप लोग को मोटा मोटा समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट इज. नाउ यू हैव टू ओपन द बुक. अब मैं आप लोग को एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा. एट द सेम टाइम एंड में इवेंचुअली आप लोग को चाहिए कि सर मॉड्यूल की सारी चीजें कवर हो रही है कि नहीं, वो सब चीजें भी आप लोगों के साथ मैं एंड में क्रॉस चेक करवा दूंगा सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट. सो मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखो सीन क्या है कि पहले ट्रेडिशनल एनवायरमेंट से कैसे चीजें चेंज होके अब न्यू एनवायरमेंट में आ रही है. एक और चीज मैं आपको बता दूं कि थोड़ा अपने को है ना इसमें थ्योरी बराबर पढ़ना पड़ेगा. रीजन बीइंग एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं. तो इसके लिए मैंने थ्योरी प्रॉपरली लिया है और अब मैं क्लास में भी करवा दूंगा. सो वी आर थ्रू इन द क्लास इटसेल्फ. मतलब मेरी इच्छा है कि क्लास के बाद आप लोग कुछ ज्यादा ना करो अंटिल अनलेस मैं थोड़ा एमसीक्यू कुछ होमवर्क दे दूंगा या कुछ एक दो प्रैक्टिकल सम्स का होमवर्क दे दूं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अदर देन दैट तो मैं क्लास में ही सारी चीजें करवा दूंगा. Come. During the past 2 decades, the business environment in many sectors has been characterized by rapid changes. And one of the rapid change is focus on quality. The environment here is changing, dynamic in nature, and the modern business environment has changed drastically and shaped entirely in a very different manner. And you know what? See this. It has become a challenge for business managers to understand their business environment and formulate business plans and policies accordingly. So अब इतना इजी नहीं है अपने लिए, कोई भी बिजनेस के लिए इंश्योर करना है कि बॉस अपना पॉलिसीज एंड प्लान्स आर इन प्लेस. डोंट वरी, ये सब कुछ एमसीक्यू में नहीं आएगा. जहां पे जो चीज आएगी मैं बताऊंगा. ये जनरल इंट्रोडक्शन है. कोई भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो है, नथिंग रेट. मतलब इन शॉर्ट ये लोग बोल रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं. वो चेंजेस को हर मैनेजर को अडॉप्ट करना है, उसको प्लान एंड पॉलिसीज में कन्वर्ट करना है एंड इंश्योर करना है दैट इट इज बीन एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली. The advanced business functions and operations have gone to the new levels, and the role of accounting is one of the most reliable functions in business. So apne ko as accountants we have to ensure that we are also adapted to these new environments. सबसे पहला ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट क्या था? ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट था प्राइस होता था कॉस्ट प्लस अप्रोच. बट नाउ द एनवायरनमेंट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. समझ रहे आप लोग? अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले हुआ करता था सेलर्स मार्केट, नाउ इट इज बायर्स मार्केट. ये दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमबीई. एमबीई का मतलब होता है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ है? फ्रॉम, मैं इधर लिख देता हूं भाई, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट मतलब ये अपना हुआ करता था सेलर्स मार्केट से अब ये चेंज हो गया है टू बायर्स मार्केट. राइट? तो सेलर्स मार्केट का मतलब क्या था? जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है उसका वट वो डिसाइड करता था बॉस मेरे हिसाब से ही मैं बेचूंगा. प्राइस कॉस्ट प्लस मतलब मेरा जो कॉस्ट हुआ है उसके ऊपर मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा 20% और उतना जो प्राइस होगा उतना आपको मेरे को देना पड़ेगा. चलेगा तो बोलो, अदरवाइज देख लो भाई. हाँ बता रहा हूं मैं आपको. सो क्या हो गया? ये हो गया कॉस्ट प्लस अप्रोच. दूसरा, अब एनवायरमेंट कैसा हो गया है? कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हो गया है. अब मार्केट का जो प्राइस चल रहा है ना उसके हिसाब से मैं बेचने वाला हूं. मार्केट का जो प्राइस चल रहा है ना उसके हिसाब से मेरे को मेरा प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा. पहले जैसा नहीं, मैं मेरा कॉस्ट देखूंगा, उस पर प्रॉफिट ऐड करूंगा, फिर प्राइस बताऊंगा. क्योंकि तभी कम सेलर्स थे, आज बहुत सारे सेलर्स हैं. तो इसके लिए इट इज नाउ बिकम अ बायर्स मार्केट. क्योंकि बायर्स बोलते हैं बॉस तू नहीं देगा मैं किसी और के पास, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही. बराबर है? तो वो मार्केट हो गया है अभी. सो पहले प्राइस था कॉस्ट प्लस, नाउ इट इज कॉम्पिटिटिव. पहले रिस्पॉन्स टाइम डिटरमाइंड बाय सप्लायर्स, वो आपको बता था भाई 10 दिन बाद दूंगा, 15 दिन बाद दूंगा. अभी जस्ट इन टाइम, इमीडिएटली आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, कस्टमर को उसका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो थिंग्स हैव बिकम वेरी फास्ट. पहले कितना टाइम लगता था ना. पहले आप लोग के मम्मी पापा को पूछो, उनको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए ना तो 6 महीना 1 साल आज अप्लाई करेंगे, 1 साल के बाद टेलीफोन कनेक्शन आएगा. मतलब टेलीफोन कनेक्शन आना यानी आपको मिठाइयां खिलाई जाती थी, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज रिस्पॉन्स टाइम वॉज स्लो, नाउ इट इज फास्ट. क्वालिटी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो डिसाइड करता था, आज कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से भी बेटर है, बेटर देन कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस. इतना अच्छा क्वालिटी मिल रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, है कि नहीं? एंड लास्ट इज परफॉर्मेंस विच वाज डिक्टेटेड टू द कस्टमर. अब चीजें इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, एंड
सही मायने में ये परफॉर्मेंस दे रही है, राइट? सो दिस इज हाउ द होल बिजनेस एनवायरमेंट इज वर्कड आउट. Things have moved from seller's approach to buyer's approach. Are we understanding, guys? ठीक है. सो आई थिंक इधर तक चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी. नथिंग ग्रेट एज सच. सो सेलर्स एनवायरमेंट से बायर्स एनवायरमेंट पे आ रहा है. किन कारणों की वजह से? सो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है इधर ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है. पहले है ना, ठीक है ना, 1991 में अगर आप लोगों को याद हो तो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन होते ही अ लॉट ऑफ कंपनीज विच वर आउटसाइड इंडिया केम टू इंडिया, और वो लोग इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करने लगे. अब जैसे ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो लोग इंडिया में सेल करने लगे, हुआ क्या इसकी वजह से? ध्यान से समझना. जो लोकल प्लेयर्स थे ना, उनको कंपटीशन मिल गया ग्लोबल प्लेयर्स के पास से. तो अभी पहले क्या होता था कि भाई एक ही बंदा कैलकुलेटर बेच रहा है इंडिया का, अब अमेरिका का बंदा आ गया, यूके का बंदा आ गया, और वो भी साथ में एक कैलकुलेटर बेच रहा है. अब ऑब्वियसली वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसका क्वालिटी ज्यादा है, तो उसकी वजह से देयर वर मोर सेलर्स, और सेलर्स बढ़ते ही बायर्स का वट अलग ही हो जाता है. बायर्स को लगता है बॉस अब हम हमारे हिसाब से चलेंगे. सो व्हाट आर द रीजंस how modern business environment is now characterized? It has now become buyers market. क्या रीजन है? ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमी हो गया पहला. दूसरा, फियर्स कंपटीशन अमंग ऑर्गेनाइजेशंस विद इन एंड अक्रॉस कंट्रीज. अब मैं कॉम्पीट कर रहा हूं खाली अपने इंडिया के साथ नहीं, आउटसाइड इंडिया के भी चीजों के साथ से. फॉर एग्जाम्पल अभी ये यहाँ पे ये देखो, इधर पानी की बॉटल है. अब पानी की बॉटल में खाली एक बिस्लरी है जो इंडिया का प्लेयर है, बाकी तो कितने सारे बाहर के प्लेयर्स भी आ गए. जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको. मैं, आप अपना लेक्चर देख रहे हो लैपटॉप पे, मोबाइल पे, राइट? पहले खाली इंडियन पीपल हु वुड प्रोड्यूस लैपटॉप और दिस, अब आउटसाइड वाला भी. तो देयर इज अ फियर्स कंपटीशन, राइट? देन यूजिंग न्यू मैनेजरियल मेथड्स, नए नए टेक्निक्स आ गए. ग्लोबल एक्सेस कैपेसिटीज इन प्रोडक्शन, सर्विसेज एंड इन सम एरियाज ऑफ डेवलपमेंट. चाइना, चाइना के पास इतना, क्यों चाइना कोई भी चीज को इतना सस्ते में बेचता है? एंड इट इज अ ट्रू फैक्ट. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में, वो लोग बोलते हैं यार चाइना जो चीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करने को 20 रुपया लगता है ना, चाइना वो 2 रुपए में हमारे को मैन्युफैक्चर करके दे देता है. हाउ इज इट पॉसिबल? ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग. क्या? क्या? ग्लोबल एक्सेस कैपेसिटीज. उसके पास इतना इतना उसने प्रोडक्शन कैपेसिटीज अपना बढ़ा दिया लास्ट 20 साल में, दैट उसके पास एक्सेस कैपेसिटी. तो एक्सेस कैपेसिटी है तो इट कैन सेल इट एट अ लोअर प्राइस, right? So global excess capacities in production and in some areas of development. Availability and accessibility of data and knowledge. So अब data easily available है thanks to the internet. कोई भी चीज का प्राइस मुझे चाहिए, एक मैंने अमेजोन पे डाल दिया, फ्लिपकार्ट पे डाल दिया, चप्पे चप्पे का प्राइस मेरे को मिल जाएगा, राइट? अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा एंड नॉलेज. टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज. तो मटेरियल, सर्विसेज, सब चीजें अब अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या हुआ है वो समझो. नाउ द मार्केट इज बायर्स मार्केट. बायर्स को इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, मटेरियल, सर्विसेज अवेलेबल है, ईज ऑफ ग्लोबल ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन. इजी है, जाओ चाइना में सिंपल सस्ता माल लेकर आ जाओ. अब मेक इन इंडिया के बाद इंडिया भी वही चीज सस्ते में डेवलप करने का ट्राई कर रहा है. गवर्नमेंट कुछ एग्जेम्पशंस दे रहा है, गवर्नमेंट कुछ पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दे रहा है. सो दैट्स हाउ द होल मार्केट इज मूविंग. एंड दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट. समझ में आ गया? क्या लर्न करने की जरूरत है? जरा भी नहीं, लॉजिकली समझ में आ गया. हाँ. एंड ये सब चीजें इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस. सो बस ये है हमारे मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट की कहानी. ये है हमारे मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट की कहानी. क्या? मैक्रो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, सब जगह पे देयर हैव बीन चेंजेस. आग लगा दिया. चल, सो दैट्स हाउ इट इज. टुडेज बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट, सेटिस्फाई द कस्टमर्स थ्रू एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस. और कोई ऑप्शन नहीं है. कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद बोलना चाहिए वाह यार क्या मस्त चीज है ना? रेमेडीज कैसे करोगे? चैप्टर का पहला पार्ट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से, जो आज के सेशन में होगा. चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर का थर्ड पार्ट, बस ये 3 मिला के अपना कस्टमर एक्सेप्शनली सेटिस्फाई
कस्टमर एक्सेप्शनली सेटिस्फाई, तो बायर्स मार्केट में अपना लेवल अच्छा हो जाएगा। क्लियर? इधर तक सब लोग को एकदम लॉजिकली। अब आप लोग आराम से एक बार खुद भी पढ़ लेना, दिमाग में सेट हो जाएगा। बस लर्न वन करने की जरूरत नहीं है। सर एमसीक्यू के लिए याद नहीं रहा तो हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना, एमसीक्यू साथ साथ में करवाऊंगा बाद में। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, एक एक पॉइंट, यस, एक बार अब आप लोग भी गो थ्रू कर लोगे, हो जाएगा। अब आ रहे अपने पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जो मैं आप लोग को यस बताया था। एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बनाने वाले दो महान लोग हैं, जोसेफ जूरिन एंड फिलिप क्रॉसबी, जो बोलते हैं क्वालिटी इज व्हाट, क्या है क्वालिटी? क्वालिटी इज इक्वल टू कन्फर्मेंस टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, satisfy customer expectation and give them value for money, give them value for money। मतलब पहला, कस्टमर को जो चाहिए वो उसको दो। मेरे कस्टमर को चाहिए कि भाई थियोरी भी हो जाए सर, क्लास में एमसीक्यू भी हो जाए, क्लास में प्रैक्टिकल भी हो जाए, देंगे। सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन। आप कोई मोबाइल लेते हो तो कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटी होता है मेरे मोबाइल का बैटरी बहुत बड़ा, ज्यादा लंबा चलना चाहिए। सी फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडफादर वांट्स अ लॉन्ग लाइफ बैटरी है, बार बार चार्ज नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, या अपना जनरेशन वाला, अपने को चाहिए बेस्ट कैमरा होना चाहिए, बार बार सब जगह अपन लोग फोटो खींचने वाले हैं। सो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, सबके एक्सपेक्टेशंस को मैच करना है। फॉर माय ग्रैंडफादर बैटरी, फॉर मी इट इज द क्वालिटी ऑफ कैमरा, फॉर माय फादर इट कुड बी अ डिफरेंट थिंग। देन वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए, मतलब मैं जो पैसा दे रहा हूं उसका उतना मुझे वर्थ मिल जाएगा, आई एम मोर देन हैप्पी। नाउ this is where we have to ensure that quality is being given to the customer, quality is being given to the customer, because अगर आपने ये क्वालिटी नहीं दिया, हेलो, अगर आपने ये क्वालिटी नहीं दिया, then in that case क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हुआ दो फोक्सवैगन के साथ? प्रॉब्लम हो गया ना, रिकॉल, रीमेक, री इशू, क्वालिटी चेक, ऑल ऑफ दिस। या सैमसंग नोट 7 रिकॉल, गुडविल, रेप्यूटेशन, बैटरी इशू। समझ में आई बातें एवरीबॉडी? बस 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 यही चीजें हैं। सो बस, तो क्वालिटी होता क्या है? कस्टमर स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर लो, एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर लो, उसको वैल्यू फॉर मनी दे दो, यही अपना बेसिकली क्वालिटी है। कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग, अगर ये क्वालिटी पे फोकस किया तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। पढ़ाई पे अभी फोकस किया, एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज टू चेक फेलियर इन मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। 2 मिनट रुक जाओ, ये लाइन का मतलब समझ जाएगा। अब इस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में दो चीजें हैं, एंड वन ऑफ देम इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको प्रिवेंशन एंड अप्रेजल बोला है, एंड दूसरा है कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, जिसको इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर बोला है। The best approach will be to calculate COQ as a percentage of total cost। ये क्या है? थोड़ा सा रुक जाओ, बताता हूं मैं, अभी फिलहाल आ जाओ इधर। एंड दैट इज components of cost of quality। कम अप टू components of cost of quality। क्या है? पहले cost of good quality, अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान दो, मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दो। अगर संकल्प मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देता i20 के लिए, तो उसका रिपेयर का कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता, तो उसके रिपेयर का कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता। तो मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ा, उसकी वजह से रिपेयर का कॉस्ट कम हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी हुआ, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम हो गया। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, राइट, डन। अब कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या होता है कि जब मैं प्रोडक्ट को बना रहा हूं, डिजाइन कर रहा हूं, तभी इतनी अच्छी तरह से बनाऊं कि ऑटोमेटिकली मेरा इंटरनल फेलियर हो ही ना, एक्सटर्नल फेलियर हो ही ना। तो इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर कब होता है? जब मेरा क्वालिटी पुअर है। तो मेरा क्वालिटी पुअर कब होगा? अगर मैंने प्रिवेंशन अप्रेजल पे ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने प्रिवेंशन एंड अप्रेजल अच्छा किया तो ऑटोमेटिकली पुअर क्वालिटी कम। समझ में आ गया लॉजिक? ग्रेट। कॉस्ट इंकर टू अवॉइड पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मिनिमाइज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। यस यस यस। सो प्लान्ड एंड इंकर्ड बिफोर एक्चुअल ऑपरेशन,
सो काम होने के पहले, मतलब अगर मेरे को ये कैलकुलेटर बनाना है तो ये कैलकुलेटर बनाने के पहले डिजाइनिंग क्या है इसका, जो मैं इसके लिए रॉ मटेरियल यूज करने वाला वो रॉ मटेरियल सही है कि नहीं, सप्लायर आदमी सही है कि नहीं, ऑल ऑफ दैट इज योर प्रिवेंशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिजाइन, मेंटेनेंस ऑफ क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि क्वालिटी का प्लानिंग कैसा है, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी डिजाइन, क्वालिटी रिव्यू, क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी सप्लायर इवैल्यूएशन, सप्लायर सही है कि नहीं। अगर ये सब मैंने ध्यान दिया तो मतलब मैं प्रिवेंशन कॉस्ट के ऊपर खर्चा कर रहा हूं, जो फोक्सवैगन और सैमसंग ने नहीं किया था। अगर उन्होंने ये क्वालिटी ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइन, रिव्यू ये सब के ऊपर खर्चा किया होता तो उनका बैटरी एक्सप्लोड होता ही नहीं, क्योंकि यही लेवल पे उनको पता चल जाता कि देयर इज अ इशू और उसको वो लोग ठीक कर देते। समझ में आ रहा है। सेकेंड, अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करता कौन है, मशीनरी। तो अप्रेजल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा मशीनरी सही होना चाहिए। देखो रॉ मटेरियल, डिजाइनिंग वो सब मैंने प्रिवेंशन लेवल पे अच्छा कर लिया, अब वो रॉ मटेरियल जाएगा मशीन में और मशीन से प्रोडक्शन बाहर निकलेगा। जैसे ही मशीन से प्रोडक्शन बाहर निकला, हेलो, जैसे ही मशीन से प्रोडक्शन बाहर निकला तो वो मशीन के टाइम पे जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो टाइम पे मेरा है अप्रेजल कॉस्ट, कि मेरा मशीन बराबर है कि नहीं, मशीन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। मशीन से मैं एक दो सैंपल प्रोडक्ट्स निकाल लूंगा, देख लूंगा कि वो सैंपल प्रोडक्ट्स बराबर है कि नहीं। ऑल ऑफ दैट इज माय अप्रेजल कॉस्ट, ऑल ऑफ दैट इज माय अप्रेजल कॉस्ट। समझ में आया। कंट्रोल प्रोसेस इंश्योरिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स associated with what, with suppliers and customers evaluation of परचेज मटेरियल बराबर है कि नहीं, प्रोसेसेस बराबर है कि नहीं, इंश्योरिंग दैट दे शुड बी एज पर स्पेसिफिकेशन, जैसे पैकेज इंस्पेक्शन, इक्विपमेंट टेस्टिंग, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें आती है मेरी अप्रेजल कॉस्ट में। ये सारी चीजें आती है मेरी अप्रेजल कॉस्ट में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अभी तक क्लियर है, डन है, ओके, राइट। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि इक्विपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट बराबर है कि नहीं, प्रोडक्ट और प्रोसेस एक्सेप्टेंस, मतलब मैंने जो सैंपल प्रोडक्ट निकाला बराबर है, ओके, राइट। फील्ड टेस्टिंग, मतलब इन जनरल सप्लायर के उधर जाने का, देखने का कि सप्लायर जो प्रोडक्शन करके अपने को रॉ मटेरियल दे रहा है वो बराबर है कि नहीं। ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ अप्रेजल कॉस्ट। दिस इज, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रिवेंशन कॉस्ट इज बिफोर। मैं देखो मैंने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे रखा है कि भाई देखो जो प्रिवेंशन कॉस्ट है ना वो बिफोर द प्रोडक्शन अपने को ध्यान देना है, बिफोर द प्रोडक्शन अपने को ध्यान देना है। फिर जो अप्रेजल है ना वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन अपने को ध्यान देना है। फिर बाद में क्या आता है मेरा, इंटरनल फेलियर। अब ये इंटरनल फेलियर क्या है, और इंटरनल फेलियर क्या है, इंटरनल फेलियर मतलब अब थोड़ा प्रिवेंशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया सर, अप्रेजल के टाइम पे मिस्टेक हो गया और इसकी वजह से प्रोडक्ट बन गया पर 100 में से 10 प्रोडक्ट खराब निकला, बट चलेगा एटलीस्ट। सुनो, कस्टमर के पास गया उसके पहले पता तो चल गया 100 में से 10 प्रोडक्ट खराब निकला, इंटरनल फेलियर। समझ रहे हो, बिफोर द प्रोडक्ट लीव्स द फैक्ट्री फॉर द कस्टमर, जो भी पता चला प्रोडक्शन के बाद, बट बिफोर द प्रोडक्ट लीव्स द फैक्ट्री, इंटरनल फेलियर। एंड फाइनली अगर कस्टमर के पास पहुंच गया और कस्टमर ने बोला अरे मेरे को डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया है, एक्सटर्नल फेलियर। समझ में आया। अब यहां पे नेक्स्ट इंटरनल फेलियर आफ्टर प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये मैं आपको रामबाण दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलने वाला है, ये आपको कहीं पे लिखा हुआ आफ्टर प्रोडक्शन बट बिफोर द प्रोडक्ट लीव्स द फैक्ट्री, बट बिफोर द प्रोडक्ट लीव्स द फैक्ट्री। देखो मैं थोड़ा इन डेप्थ करवाऊंगा ताकि आप लोग का यहाँ पे हो जाए यार, फिर बाद में ना आप लोगों को, मेरे को नहीं चाहिए कि रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम डालो, इसके लिए मैं थोड़ा घुस के करवाऊंगा बट अच्छा करवाऊंगा, है ना, मतलब अपना प्रिवेंशन अप्रेजल टाइम इतना अच्छा हो कि अपना इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर ना आए। एक्सटर्नल फेलियर क्या होगा, अगर कस्टमर ने आपको बताया कि डिफेक्ट है तो गया। सो अगर कस्टमर लेवल पे डिफेक्ट निकला देन सॉरी बॉस, इट इज अ एक्सटर्नल
फेलियर, सॉरी बॉस, इट इज एक्सटर्नल फेलियर। अब देखो इंटरनल फेलियर एक बार रीड कर लेते हैं। इंकर्ड टू रेमेडी डिफेक्ट डिस्कवर्ड बिफोर प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कैचवर्ड देखो, कैचवर्ड देखो, बिफोर प्रोडक्ट और सर्विस इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कॉस्ट इंकर्ड क्या, टू करेक्ट डेफिशिएंसीज caused by error in products and inefficiencies in process। मतलब अभी वही है, प्रोसेस में कुछ गलती होगा इसीलिए मेरा 100 में से 10 प्रोडक्ट खराब निकला, चलो इसको ठीक कर दो। जैसे फिर आपको रीवर्क करना पड़ेगा। अब 10 एकदम ही 10 में से 2 एकदम ही खराब हो गया तो स्क्रैप करना पड़ेगा। कुछ अच्छा है तो रीडिजाइन रीटेस्ट कर दो। बट ये सब करने की वजह से आपका खर्चा तो होगा ना। अब आप मेरा ये एक बटन निकला हुआ है, ठीक है ना, तो ये बटन को जोड़ दिया, तो ये बटन को जोड़ दिया तो मेरे को क्या करना पड़ा, इसके ऊपर रीवर्क करना पड़ा। अब उसके बाद अगर 100 सबके सब बटन खराब है, अब यार इसके ऊपर क्या करूं, तो इसको तो मैं बेच दूंगा OLX पे, स्क्रैप, राइट। अगर लग रहा है कि नहीं यार कुछ चिप हो गया है तो डिजाइनिंग का इशू है, तो मैं उसको डिजाइनिंग कर दूंगा। सो दैट बेसिकली इज योर इंटरनल फेलियर कॉस्ट। IFC occurs when प्रोडक्ट नॉट एज पर डिजाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। डन, चलो ठीक है। अब आते हैं लास्ट के ऊपर, विच इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। कस्टमर के पास पहुंच गया, देन इट्स द वर्स्ट थिंग इंकर्ड टू करेक्ट डिफेक्ट्स डिलीवर्ड डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स। अब देखो कस्टमर के पास पहुंच गया डिफेक्टिव प्रोडक्ट, इमीडिएटली वो क्या बोलेगा, चलो मेरे को नया प्रोडक्ट बना के दो। तो ये वाला प्रोडक्ट तो मेरा गया। मेंटेनेंस, अपना ये वारंटी गारंटी, ये सब वर्ड सुना होगा तुम लोग ने। क्यों देते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के लिए? Occurs when product or service that fail to reach design quality standards are not detected until after transfer to customer, causing dissatisfaction। मजा नहीं आया, कस्टमर बोलेगा कि कौन। फॉर एग्जाम्पल वारंटीज, कंप्लेंट्स, कस्टमर सपोर्ट देना है, लॉस्ट मार्केट शेयर। अब इससे देखो क्या होगा, अगर प्रोडक्ट में इशू हुआ है, अगर प्रोडक्ट में इशू हुआ है, अगर प्रोडक्ट में इशू हुआ है, देन इन दैट केस पीपल विल नॉट रिफर योर प्रोडक्ट टू अदर्स, करेक्ट। क्योंकि डिफेक्ट है आपके प्रोडक्ट में, आप बोलो अरे यार इसका प्रोडक्ट लेने ही मत, ये तो डिफेक्टिव आता है। क्या हो जाएगा उससे, लॉस्ट मार्केट शेयर। लोग आपका नहीं प्रोडक्ट लेंगे तो आपका मार्केट शेयर कम हो जाएगा। वैसा रिटर्न्स, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, लायबिलिटी आपके लिए बढ़ जाएगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो देखो इधर कितनी पते की बात की है क्या, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट, हायर प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इज इक्वल टू लोअर डिफेक्ट एंड लोअर इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर। तो आपको प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट के ऊपर फोकस करना है, विच इज योर रियल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ताकि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम हो जाए। यहां पे दिखा ना, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज प्रिवेंशन अप्रेजल टू चेक फेलियर इन मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। समझ में आ रही है, अब चीजें कनेक्ट हो रही है। बट कितना मेरे को फोकस करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन अप्रेजल के ऊपर मैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख कितना भी खर्चा कर दूं? द आंसर इज नो। अपने को एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए बॉस। थोड़ा इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर सह लेंगे, बट प्रिवेंशन एंड अप्रेजल थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो एक बैलेंस मेंटेन करना है, विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। एंड इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंशन एंड अप्रेजल से, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के साथ। यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं प्रिवेंशन और अप्रेजल खर्चा कर रहा हूं से 2 लाख प्लस 3 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख, इसकी वजह से टोटल मेरा 5 लाख का खर्चा हुआ। अब क्या होगा, मेरा इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर क्या हो जाएगा मेरा, इधर 6 लाख और इधर 7 लाख। एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये हो गया मेरा 13 लाख, तो टोटल 18 लाख हो गया। बोलो यार ये तो बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल पे ज्यादा खर्चा करूंगा। मैं करता हूं प्रिवेंशन के ऊपर से 4 लाख का खर्चा, अप्रेजल के ऊपर मैं करता हूं से 5 लाख का खर्चा, तो टोटल 9 लाख का इधर खर्चा हुआ, जिसकी वजह से मेरा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर खर्चा कम हो जाएगा। कितना, अभी मेरा इंटरनल फेलियर हो गया 1 लाख रुपया और मेरा एक्सटर्नल फेलियर हो गया 1.5 लाख रुपीज। तो अभी मेरा टोटल कितना, ये 9 लाख, ये 2.5 लाख, हाश चलो इधर मेरा अभी टोटल 11.5 लाख का ही खर्चा हो रहा है, जो अदरवाइज मेरा था 18 लाख का। क्यों? क्योंकि अब मैंने
प्रिवेंशन एंड अप्रेजल के ऊपर फोकस किया। अब मैंने प्रिवेंशन एंड अप्रेजल के ऊपर फोकस किया। समझ में आई बात आपको बेटा? बेटा समझ में आई आपको बात? क्या बात समझ में आई आपको? करेक्ट के प्रिवेंट तो क्या लेवल है ये, कितना प्रिवेंशन एंड अप्रेजल पे करता जाओ, राइट? दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे एक देखो डायग्राम बना है एंड उस डायग्राम के हिसाब से वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार डायग्रामेटिकली यहाँ पे कि अभी से दिस इज योर डिफेक्ट्स एंड दिस इज योर कॉस्ट, ठीक है? अगर आपने प्रिवेंशन एंड अप्रेजल के ऊपर ज्यादा खर्चा किया तो आपका डिफेक्ट कम हो जाएगा, बराबर है? और अगर आपने प्रिवेंशन एंड अप्रेजल के ऊपर कम खर्चा किया तो आपका डिफेक्ट्स बढ़ जाएगा। ये देखो मेरा ब्लैक लाइन देखो, बराबर है? सो इसका मतलब क्या है? प्रिवेंशन एंड अप्रेजल के ऊपर ज्यादा खर्चा तो मेरा ये कम, एंड मेरा रेड लाइन अगर प्रिवेंशन एंड अप्रेजल के ऊपर कम खर्चा किया, हेलो, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल के ऊपर कम खर्चा किया तो मेरा इंटरनल एक्सटर्नल बढ़ जाएगा। ये प्रिवेंशन एंड अप्रेजल के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा किया तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इधर मैंने अगर प्रिवेंशन एंड अप्रेजल पे किया तो मेरा इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम हो जाएगा। अब ये दिख रहा है आपको लेवल? बस दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इतना खर्चा करो, ये लेवल पे जितना आता है ना उतना आप लोग प्रिवेंशन अप्रेजल पे करो, उसके बाद भी थोड़ा बहुत इंटरनल एक्सटर्नल पे होगा बट दैट इज मैनेजेबल, दैट इज मैनेजेबल। गॉट इट? अब से फॉर एग्जांपल मैं बुक्स बना रहा हूं, अब मेरे 1000 बुक्स में से 10 बुक खराब निकलता है, एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 बुक्स में से 10 बुक खराब निकलता है। वो जो 10 बुक मेरे को दे रहा है ऑब्वियसली दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी। वो मेरे को बोलेगा अरे यार सर क्या आपका 10 बुक खराब निकला। अब मैं बोलता हूँ नहीं मेरे को 1000 का 1000 बुक अच्छा चाहिए। अब अगर मेरे को 1000 का 1000 बुक अच्छा चाहिए देन इन दैट केस मेरे को बहुत हाई लेवल का पब्लिशर के पास जाना पड़ेगा, जिसके से मेरा कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मुझे उससे अच्छा लगा कि चलिए 10 बुक खराब गया मैं इनको वापस भेज दूंगा, वो परवड़े, वो मेरे को उतना चलेगा, उतना मेरे को मैनेजेबल है। सो दिस इज अ ऑप्टिमम लेवल। थोड़ा प्रिवेंशन अप्रेजल पे ज्यादा, थोड़ा इंटरनल एक्सटर्नल कम से, एंड दैट इज हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स। An increased expenditure in prevention is likely to result in substantial reduction in failure. This trade-off is called as operating optimum level, called as optimal cost of quality, called as optimal cost of quality. ठीक है? और फिर उन्होंने बोला एक इन जनरल कि वी शुड नो दैट कैलकुलेट सीओक्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। सो से आपका जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि प्रिवेंशन कॉस्ट है आपका से 5 लाख, अप्रेजल कॉस्ट है आपका से 7 लाख, इसकी वजह से इंटरनल फेलियर कॉस्ट आया है आपका से 3 लाख, एंड से एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आया है आपका 2 लाख। अब आप क्या करोगे? आप टोटल कर लोगे। सो 7 5 12 3 15 2 17, तो इधर मेरा आया है टोटल 17 लाख, 17 पे खतरा। इन शॉर्ट मैं भी देख रहा हूं कि मैंने अप्रेजल पे कितना खर्चा किया, तो 5 डिवाइड बाय 17, सो मैं बोलूंगा 29% मेरा अप्रेजल पे खर्चा हुआ, सॉरी प्रिवेंशन पे खर्चा हुआ। कैसे? 5 लाख डिवाइड बाय 17 लाख। फिर प्रिवेंशन पे कितना हुआ? 7 डिवाइड बाय 17, तो मैं इधर देखता हूं 41% मेरा इस पे। सो टोटल 40 प्लस 20 60, तो कैन आई से 70% मैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी पे खर्चा कर रहा हूं। चलो अच्छी बात है, मतलब गुड क्वालिटी के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। बट यही अगर मेरा ये वाला एग्जांपल मैं देखूं तो 5 डिवाइड बाय 18, ये देखो ना, ये इधर 5 डिवाइड बाय 18, तो 5 डिवाइड बाय 18 मैं करता हूं तो खाली 28% आता है। मतलब 28% ही मैं प्रोडक्ट के अच्छे क्वालिटी के ऊपर खर्चा कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा हो क्या रहा है, 62% मेरा खराब हो रहा है। 62 भी नहीं, 72% मेरा खराब हो रहा है। तो इससे मुझे एक आइडिया आ गया कि बॉस ये मेरे को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये कम होगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने बढ़ाया मेरे प्रिवेंशन एंड अप्रेजल को, ऑटोमेटिकली इंटरनल एक्सटर्नल एज अ परसेंटेज कम हो गया। दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी परसेंट। द बेस्ट अप्रोच विल बी टू कैलकुलेट सीओक्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट which comprise of COQ across projects or companies. तो इससे अपने को आइडिया आ गया। क्लियर एवरीबॉडी कि कितना परसेंटेज अपना प्रिवेंशन अप्रेजल में जा रहा है और कितना इंटरनल एक्सटर्नल में जा रहा है। सो दिस इज अबाउट योर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। बस अब एक लास्ट चीज है, ये अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर कुछ सम्स एंड एमसीक्यू करेंगे ताकि अपना ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आज कंप्लीट।
कल जब अपन स्टार्ट करेंगे विल स्टार्ट विद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद व्यूज रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि सीक्वेंस मेरा ही फॉलो करना. जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे और कुछ रिवीजन करना हो, सीक्वेंस मेरा ही आपको फॉलो करना है. सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर डूइंग दैट. सो व्यूज रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. व्यूज रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. आओ देखते हैं. हायर क्वालिटी, हायर कॉस्ट. 90% यस. क्योंकि देखो, अगर आपको क्वालिटी अच्छा देना है तो आपको टेस्टिंग, ऑडिट, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, सप्लायर इवैल्यूएशन, बेटर क्वालिटी ऑफ मशीन, ये सब करना पड़ेगा. दिस ऑल कम्स विद अ कॉस्ट. सो अगर उसकी वजह से वो क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से मेरा फिर ये सब खर्चे मेरे को करने पड़ेंगे तो मेरा क्वालिटी का कॉस्ट बढ़ेगा. दैट्स व्हाट दे मीन. सेकंड, द रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी. मतलब कि अगर यहाँ पे मेरा एग्जांपल से ही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि देखो, यहाँ पे पहले मैंने 5 लाख का खर्चा किया प्रिवेंशन अप्रेजल पे, बट ये कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है. अब इसकी वजह से इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर हुआ, इसको इंप्रूव करने के लिए मुझे 13 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा. तो यहाँ पे वही वो लोग बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग इज मोर देन जो यहाँ पे मैं कॉस्ट बचाने की कोशिश करने को गया. सो मैं कुछ कॉस्ट बचाने के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने कम प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इंकर किया, बट मतलब नहीं है. एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं. क्वालिटी कॉस्ट आर दोज इंकर्ड इन एक्सेस ऑफ दोज दैट वुड हैव बीन इंकर्ड इफ प्रोडक्ट वाज बिल्ट और द सर्विस परफॉर्म एग्जैक्टली राइट द फर्स्ट टाइम. हाई फाई है, बता दो. मतलब कि अगर आपने फर्स्ट टाइम ही अच्छा प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इंकर करके अच्छा प्रोडक्ट बना दिया होता तो आपका जो एक्सेस कॉस्ट अभी इंटरनल पे एक्सटर्नल फेलियर को ठीक करने में जा रहे हैं ना, वो बच जाता. जो स्क्रैप है आपका, रीवर्क है, वो सब कम हो जाता, बच जाता. दैट इज व्हाट क्वालिटी कॉस्ट इज ऑल अबाउट. सो दीज आर द 3 व्यूज रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. फिर बाद में कुछ मॉडल्स बने. एक है PAF मॉडल, जो अपन लोग कर ही रहे, प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर मॉडल. ये प्रिवेंशन अप्रेजल का एक सिस्टम है. प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर मॉडल कैन कम इन MCQ. Most widely accepted method for measuring and classifying quality cost. तो these are the 5 steps to be followed. अब से फॉर एग्जांपल आपके कोई पापा का प्रोडक्शन का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और आपको आज रियलाइज हो रहा है कि यार यस, मेरे को लग रहा है कि पैफ मॉडल, मतलब ये क्वालिटी कॉस्ट का मॉडल बहुत अच्छा है सर, मैं मेरी कंपनी के लिए पैफ मॉडल यूज करना चाहता हूँ, प्रिवेंशन अप्रेजल एंड फेलियर. तो आप अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, ये रहे आपके 5 स्टेप्स. पहला, गैदर सम बेसिक इंफॉर्मेशन about the number of failures in the system. About the number of failures in the system. So देखना पड़ेगा आपको कि सिस्टम में कितने फेलियर्स है. पहले तो वो तो पता तो चले कितना गड़बड़ हो रहा है. ये अपने एग्जाम के जैसा है. देखो कि अगर आप क्लियर नहीं हो पाए तो व्हाट इज द रीजन कि आपको कम मार्क्स आए. तो बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोड्यूस किया, आपके पापा के फैक्ट्री में हो रहा है ये प्रोड्यूस. अब आपने देखा कि यार मेरे को कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंप्लीमेंट करना है, तो पहले मैं देखूंगा कितने फेलियर्स हो रहे हैं, तो मेरे को पता चलेगा ना प्रिवेंशन अप्रेजल पे कितना खर्चा करना है. अप्लाई सम assumptions to that data in order to quantify the data. तो फिर क्वांटिफाई करना है अपने को डेटा को, उसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूं. क्वांटिफाई द डेटा. चार्ट द डेटा बेस्ड ऑन 4 एलिमेंट्स लिस्टेड अबव एंड स्टडीड. कितना प्रिवेंशन है करंटली, अभी या ऐसा कुछ बना लो, ऐसा कुछ परसेंटेज चार्ट बना लो. प्रिवेंशन पे कितना परसेंट जा रहा है, अप्रेजल पे कितना परसेंट जा रहा है, इंटरनल फेलियर पे, एक्सटर्नल फेलियर पे कितना परसेंट जा रहा है, ऑल ऑफ दैट. एलोकेट द रिसोर्सेज टू कम्बैट द वीक स्पॉट्स. सो अब समझ में आ गया है. चलो अब अपन लोग उसको इंप्रूव करना चालू करेंगे बाय गिविंग रिसोर्सेज. के पास ये चीज को इंप्रूव करनी है तो ये रिसोर्स बदलना पड़ेगा. एंड डू दिस स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस. तो ये जो येलो में पड़ा है वो कैच वर्ड्स है, ध्यान में रखना है. पैफ मॉडल, प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर. पहले देखो कितने फेलियर्स है, उसको क्वांटिफाई करो, डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो. क्या, प्रिवेंशन अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर. अब ये सब हो गया. अब एलोकेशन रिसोर्सेज एलोकेट करो टू एंश्योर दैट थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक. एंड फिर रेगुलर बेसिस पे उसको इवैल्यूएट करो अपने परफॉर्मेंस को टू गिव यू द बेस्ट इन क्वालिटी. एंड बस इसी से कनेक्टेड द लास्ट थिंग for today's session in terms of theory is the iceberg model. Many of the cost quality are hidden, thus making it difficult to identify by formal measurement systems. अब ये iceberg model है.
आने का चांसेस कम है, बिकॉज इसका कुछ थियरी नहीं है, खाली डायग्राम दे दिया। ये अपने जैसा है, अपने सीए के रिजल्ट्स के जैसा है। आज आप सीए की पढ़ाई के लिए अपना पार्टी टाइम सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपना नींद स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू एंजाइटी डिप्रेशन, यू आर वर्किंग हार्ड डे इन डे आउट, आपका आर्टिकलशिप चालू है, क्लासेस चालू है, खुद का सेल्फ स्टडी है, सो मच ऑफ टेंशन, चीजें याद रह रही है नहीं रह रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बराबर है। रिजल्ट के एक दिन पहले तक किसी को नहीं पता है कि आपने कितनी मेहनत की है। जिस दिन रिजल्ट आएगा और आपके नाम के आगे लग जाएगा पास, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, पास, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस दिन दुनिया बोलेगी अरे यार क्या नसीब वाला है, अरे यार क्या नसीब वाला है। पर उनको नहीं पता ये नसीब वाले के पीछे कितना मेहनत है, उनको नहीं पता कि ये नसीब वाले के पीछे कितना मेहनत है। बराबर है कि नहीं? राइट। एंड एक्चुअली ऐसा होता है, रियल लाइफ बोल रहा हूं, मेरे साथ भी हुआ है। मतलब से फॉर एग्जांपल मेरा रिजल्ट आया 15 जैन को, 14 जैन तक मुझे पता था मैंने क्या किया है, मेहनत क्या नहीं किया है, कितना पापड़ बेले इस डिग्री के लिए। ठीक है, 15 जैन को रिजल्ट, ओवरनाइट आई एम अ स्टार, ओवरनाइट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दुनिया के लिए क्या है, अरे कितना जल्दी हो गया ये, अरे जल्दी नहीं हुआ है, 5 साल मुझे पता है दिमाग का मेरा क्या शॉर्ट हुआ है। राइट। बस ऐसा ही कुछ है आइसबर्ग मॉडल। आइसबर्ग मॉडल का मतलब क्या है, बाहर दिख रहा है इतना सही है, पर अंदर बहुत डीप होता है वो आइसबर्ग। सो आपको दिखता खाली ये कुछ चीजें कि रिजेक्ट्स है, टेस्टिंग कॉस्ट दिख गया, रिवर्क दिख गया, रिकॉल्स जो अपन लोग ने बार बार पढ़ा, कस्टमर रिटर्न्स, इंटरनल फेलियर वाला सब, इंस्पेक्शन कॉस्ट, वेस्ट। बट उसके पीछे ये, अब अगर मेरे को रिवर्क कराना है तो उसके लिए एक्सेसिव ओवर टाइम कराना पड़ेगा। बराबर है। कुछ प्राइसिंग या बिलिंग एरर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय may not feel good, right? Late paperwork, इनकरेक्ट सेल्स ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सब मेरे इश्यूज आ जाए। डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, कंप्लेन को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, फेल्ड प्रोडक्ट अच्छी तरह से नहीं निकला मेरा, प्लानिंग डिलेज, एक्सेस इन्वेंट्री है, एक्सेसिव फील्ड सर्विस एक्सपेंसेस है, ये सब आर अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ क्वालिटी। एक्सेसिव ओवर टाइम, कभी एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय छोड़ के चले गया, वो हो गया इशू, प्राइसिंग एरर है, बिलिंग एरर्स हो गया, प्लानिंग में कोई डिले हो गया, कुड बी एनीथिंग, आईटी सिस्टम कॉस्ट, डिससैटिस्फाइड कस्टमर है, कंप्लेन, फे प्रोडक्ट अच्छी तरह से नहीं निकला, could be anything. All of this together is your iceberg model. बाहर दिखता खाली minority, only a minority of the cost of poor and good quality are obvious, appear above the surface of water. बट ये सब को भी उतना ही ध्यान से कम करना है। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट अंडर वाटर ऑल्सो हैज ए ह्यूज स्कोप, क्योंकि अगर मैंने ये कम किया जो अंडर वाटर है, ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाएगी। इफ यू आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। समझ में आई बातें एवरीबॉडी? चलो भाई, तो अपना फेज आज का जो कंप्लीट करना था वो हो गया थ्योरी वाला, प्रैक्टिकल बाकी है बॉस, और एमसीक्यू भी बाकी है बॉस, थोड़ा ही टाइम लगेगा उसको, बट कर लेते हैं उसको भी। ठीक है, चलो डन। सो दिस इज योर कौन सा मॉडल? आइसबर्ग मॉडल। ठीक है, मैं तुम लोग को ये देखो, मैंने बोला था ना तुम लोग को मैं एक बार तुम लोग को ये भी करवा दूंगा, आइडिया दे दूंगा कि मॉड्यूल में क्या है तुम्हारा। ये देखो, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, प्राइस, रिस्पॉन्स टाइम, क्वालिटी, परफॉर्मेंस। इन्होंने तो इतना ही दिया है, इन्होंने तो खाली इतना ही दिया है कि क्या होता है ट्रेडिशनली। मैंने तो करंट सिस्टम भी इन्वॉल्व कर लिया कि करंट सिस्टम में क्या है। ये देखो, यूजुअली डिटरमाइंड बाय कॉस्ट प्लस अप्रोच, मैंने बता दिया आज की तारीख में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होता है। रिस्पॉन्स टाइम डिटरमाइंड बाय सप्लाई, मैंने आपको ये भी बता दिया आज की तारीख में जेआईटी होता है। मुझे पता है आप पूछेंगे सर ये तो ट्रेडिशनल हुआ, तो आज का क्या सिस्टम चल रहा है, तो बता दिया आपको। क्वालिटी डिटरमाइंड बाय सर्विस प्रोवाइडर, अब exceeds expectation by the customer, so all of that is here. From sellers market to buyers market, तो देखो इधर क्या क्या सीन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन, कॉम्पिट, ये सब चीजें जो अपनी जो डिस्कस हुई चुकी है। फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जोसेफ जूरियन, फिलिप क्रॉसबाय, व्यूज रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, हायर क्वालिटी, रिजल्टेंट सेविंग्स, ये सब चीजें अपनी हो गई। कंपोनेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, सब आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं विद एग्जांपल्स। सो
मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट आई एम कवरिंग एवरीथिंग, राइट। अभी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो अभी अपन लोग करने वाले, डोंट वरी। ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आ गया आपका। स्टेप्स ऑफ पैफ मॉडल, ये देखो स्टेप्स ऑफ पैफ मॉडल आ गया आपका। कंक्लूजन आइसबर्ग मॉडल आ गया। डन। अब कल स्टार्ट होगा आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो कल स्टार्ट होगा। सो थ्योरी आई होप वी आर सॉर्टेड। इन शॉर्ट आपको मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आप लोग को अश्योर कर सकता हूं। चलो अब मेरा थ्योरी डन। अब मैं आ जाता हूं अपने प्रैक्टिकल Q&A के ऊपर। सो स्टार्ट करेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ द बुक। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1? एवरीबॉडी प्लीज ओपन द बुक। प्रैक्टिकल वाला बुक ओपन कर दो एंड उसमें से करेंगे अभी अपन स्टार्ट। ये रहा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन लोग। अब मैंने तुम लोगों को ना लास्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि क्यों प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा और सीधा एमसीक्यू दे देगा, सीधा एमसीक्यू दे देगा वो। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Livewell Limited is a manufacturing company that produces a wide range of consumer products for home consumption. Among other popular products are its energy efficient and environment friendly LED lamps. Company has quality control department that monitors the quality production. As per the recent cost of quality report, current rejection rate for lamps is 5% of units input. 5,000 units of input go to the process each day. Each unit that is rejected results into a loss of 200 to the company. कितना रिजेक्शन होता है? 5,000 का 5%। उसकी वजह से क्या लॉस हो रहा है? 200 रुपया पर यूनिट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट has proposed few changes to the inspection process that would enable detection of defects. अब इससे मुझे मेरा डिफेक्ट्स पता चल जाता है, पर उसके लिए मैंने क्या किया है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पे फोकस किया है। उन्होंने जो प्रपोज किया है चेंजेस, वो मैंने फोकस किया है। दिस वुड रिड्यूस द ओवरऑल रिजेक्शन फ्रॉम 5% to 3%। अब सुनो, ध्यान से समझना। द इम्प्रूव्ड इंस्पेक्शन वुड कॉस्ट द कंपनी 15,000। अभी मेरा क्या हो रहा है? 5,000 यूनिट बना रहा हूं, ध्यान से समझना, ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा अभी। 5,000 यूनिट बना रहा हूं, उसमें से 5% खराब जा रहा है। सो 5,000 का 5% 250। एक यूनिट को ठीक करने के लिए मेरे को 200 रुपया लग रहा है, तो 250 इंटू 200। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं भाई, 5,000 इंटू 5%, 250 इंटू ठीक करने के लिए मेरा खर्चा हो रहा है कितना? 50,000 रुपए का। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप 15,000 रुपए का खर्चा करो। हेलो, आप 15,000 रुपए का खर्चा करो, इसकी वजह से एटलीस्ट आपका 5% ना होके 3% ही खराब जाएगा। आपका 5% ना होके 3% ही खराब जाएगा, तो एटलीस्ट मेरा 2% तो सेव हुआ। 2% तो सेव हुआ, मतलब ध्यान से देखा, 5,000 यूनिट पहले 5% खराब होता था, अभी भी खराब हो रहा है, पर अभी 3% खराब होगा, तो 2% मेरा बच गया। ये जो 2% बच गया, तो 100 यूनिट कम खराब होगा। 100 यूनिट के ऊपर 200 रुपए का जो खर्चा लगता है वो बच गया, तो 100 इंटू 200, 20,000 का मेरा कॉस्ट सेव। बट ये सेव करने के लिए मुझे 15,000 का खर्चा करना पड़ा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बेनिफिट 20,000, कॉस्ट 15,000, एटलीस्ट 5,000 रुपए का तो फायदा हुआ। तो क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? इज इट बेनिफिशियल टू द कंपनी? एंड योर आंसर इज यस। लॉजिकली समझाया है, अब इसको 2 मिनट में सॉल्व भी कर लेते हैं। डाउट हो तो पूछ लेना। देखो मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है, तुम लोग के पास, तुम लोग बहुत, अपने को तो कंप्लीट करना है, ट्राई करना है कि भाई 100 आवर्स में एकदम मस्त में कंप्लीट हो जाए। सो इसके लिए फोकस पूरा तुम लोग का मेरे को चाहिए रहेगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब देखो, अगर मेरा ये नॉर्मल बैच होता, जैसे पहले SCMP था, तो मैं पूरा सिस्टमैटिकली सॉल्व करवाता एक एक वर्ड के साथ, क्योंकि अपने को प्रेजेंटेशन देना है एग्जाम में। यहां पे MCQ है, तो वो अपने पास एडवांटेज है, वी कैन सॉल्व इट फास्टर। अपने पास एडवांटेज है, वी कैन सॉल्व इट फास्टर। क्या बोलेंगे अपन लोग कि भाई देखो करंट सिस्टम, क्या बोलेंगे अपन लोग? करंट सिस्टम। क्या है करंट सिस्टम? सो मैं बोलेगा भाई मेरा करंट सिस्टम में दो चीज है, मेरा करंट सिस्टम में दो चीज है। सॉरी, किधर गया? हाँ ये मेरा करंट सिस्टम में क्या है कि भाई 5,000 यूनिट्स
मैं डालता हूं, उसमें से 5% डिफेक्ट जाता है। सो 5000 इंटू 5%, 250 यूनिट्स का मेरा डिफेक्ट, 250 यूनिट्स का मेरा डिफेक्ट। इसको ठीक करने के लिए 200 पर यूनिट मतलब 50,000 का खर्चा हो रहा है मेरा, बराबर है। अब न्यू सिस्टम में क्या हो रहा है, चीज देखो, न्यू सिस्टम में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। अभी भी मेरा 3% खराब हो रहा है, 3% अभी भी मेरा डिफेक्ट निकल रहा है, बट एटलीस्ट 2% सेव भी तो हो रहा है। सो 5000 यूनिट्स इंटू 2% इज इक्वल टू 100 यूनिट्स saved into ₹200 पर यूनिट मेरा सेव, तो सेविंग्स ₹20,000, बराबर है। एंड सामने 20,000 का मेरा सेविंग्स हुआ, सामने मेरे को कॉस्ट कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 15,000 का, 15,000 का। सो टोटल नेट बेनिफिट कितना आया मेरा, नेट बेनिफिट 20,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 5,000। समझ गए क्या ये बेनिफिट फायदे का है मेरे लिए? यस। तो आई विल गो हेड विद इट। क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि ये सिस्टम की वजह से आपको कितना फायदा हुआ, और एग्जांपल में देगा 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। अपने को पता चल गया इट इज 5,000, फटाफट वे में कैलकुलेट कर दिया। कभी कोई डाउट आए, हो सकता है अभी आपको डाउट आया अगर, तो आपको खाली मेरे को व्हाट्सएप करना है ये नंबर पे जो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो मुझे वापस रिमाइंडर 1, 2, 20 कितना भी दे दो चलेगा, क्योंकि लेक्चर्स में बिजी रहता है, SCMP, AFM ये दोनों लेक्चर्स मेरे बिजी रहता हूँ इसमें, तो कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता, बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई विल इवेंचुअली रिप्लाई, डोंट वरी, ठीक है, डन। सो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट के ऊपर चलेंगे अपन लोग, आओ। सो ये तुम लोगों को देखना है, देख लो ना, तुम लोग के लिए ये भाई मॉड्यूल का एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्योंकि स्टूडेंट लोगों को चाहिए सर मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, लो भाई मॉड्यूल का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, तो आपको टेंशन नहीं है, और मैंने मेरी तरफ से SK स्टाइल में, इजी वे में, क्विक वे में तो तुम लोग को करवा ही दिया है। Second point, again very interesting. Analyze after the implementation, analyze the maximum rejection rate beyond which the proposal ceases to be beneficial. मतलब इन शॉर्ट अगर आपका यहां पे देखो 15,000 का खर्चा हो रहा है, ठीक है, और आपको 20,000 का फायदा हुआ, तो आपने बोला हम एक्सेप्ट करेंगे। कौन से लेवल के बियॉन्ड आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मतलब अगर 15,000 का कॉस्ट लगा और फायदा 14,000 का ही हुआ, तो क्या आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे? क्या नहीं। समझो 15,000 का कॉस्ट लगा, 14,500 का खर्चा हुआ, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या नहीं। 15,000 का खर्चा हुआ, 15,000 एक रुपए का फायदा हुआ, एक्सेप्ट करेंगे? क्या? यस, एक रुपए का तो फायदा हुआ, समझे? तो क्या लेवल के बाद आप एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे? तो मैं बोलूंगा 15,000 टू 15,000 तक मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट उसके बियॉन्ड तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो 15,000 तक का एक्सेप्टेंस लेवल है, बराबर है। सो इधर अपन लोग बोलेंगे गाइस, इधर अपन लोग बोलेंगे कि कॉस्ट इज इक्वल टू ₹15,000, बराबर है। सेविंग्स पर यूनिट कितना है मेरा, एक यूनिट के ऊपर कितना मैं सेव कर रहा हूं, 200 रुपया पर यूनिट सेव कर रहा हूं ना। मतलब जितना भी मैं, देखो यहाँ पे देखो 2% मैंने सेव किया, अभी पहले 3% डिफेक्ट था, 5 में से 3 तो अभी भी है, तो 2% सेव किया, तो 100 यूनिट को मैंने सेव किया है ना, हर यूनिट पे 200 रुपया बच रहा है मेरा, तो 200 पर यूनिट का मेरा सेविंग है। कितना यूनिट्स तक का सेविंग इज जस्टिफाइड विद द कॉस्ट, मतलब कब मेरा सेविंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट होगा, मतलब मेरा 15,000 का सेविंग और 15,000 का कॉस्ट, ये लेवल तक मैं एक्सेप्ट करूंगा। इससे अगर कम सेविंग हुआ ना, तो एक्सेप्ट मैं नहीं करूंगा, तो मैं बोल दूंगा यार चल हट, तो फिर बाद में आई विल नॉट एक्सेप्ट। अगर मेरा इसके कम हुआ, देन आई विल नॉट एक्सेप्ट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो सेविंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट मेरा क्या लेवल पे आने वाला है, सेविंग्स इज इक्वल टू कॉस्ट मेरा क्या लेवल पे आने वाला है, इज नाउ व्हाट आई हैव टू सी। मेरे को सेविंग हो रहा है 200 रुपया, तो लेट x यूनिट्स
into 200 per unit is equal to 15,000. Therefore, can I say 15,000 divided by 200? Can I say 75 यूनिट्स तक लग रहा है कि हाँ भाई चलेगा. अपना तो यहाँ पे 100 यूनिट्स का सेविंग हुआ ना, अपना तो यहाँ पे 100 यूनिट्स का सेविंग हुआ, तो अपने को तो एक्सेप्ट करना ही था. तो 75 यूनिट से कम अगर मेरा सेविंग्स हो रहा है तो आई विल नॉट एक्सेप्ट. समझ में आया? 75 यूनिट्स पे मेरा 15,000 का सेविंग्स हो रहा है. करेक्ट. सो अब टोटल कितने यूनिट्स है मेरे पास? 5,000 यूनिट्स है. ठीक है. अच्छा, मुझे कितने यूनिट्स का सेविंग हो रहा है? 75 यूनिट्स का सेविंग हो रहा है. तो कैन आई से 1.5% का मेरा जितना सेविंग हुआ तब तक मैं चलूंगा. मतलब लास्ट टाइम अगर तुम लोग देखोगे ना तो 2% का सेविंग था, तो 1.5% से तो ज्यादा ही है. अगर इफ सेविंग्स इज less than 1.5%, then I will not accept. Then I will not accept. If savings is less than 1.5%, then I will not accept. समझ गुडू? अरे बोलो यार. यस सर, यस सर. अगर देखो ना, चलो 1.4% का सेविंग्स हुआ तो क्या होगा? देखो 5,000 into 1.4%. So 5,000 into 1.4%, सर 70 यूनिट सेव हुआ. into 200 पर यूनिट, सर ₹14,000 का सेविंग. एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं, क्योंकि मेरा तो कॉस्ट ही 15,000 जा रहा है. आई विल नॉट एक्सेप्ट. ना ना ना. समझे? तो इफ सेविंग्स इज लेस देन 5%, देन आई विल नॉट एक्सेप्ट. वही पूछ रहा है वो. मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल 1.5%. इसके अगर कम गया, नॉट एक्सेप्टेबल. समझ में आया? नहीं आया हो तो डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये देखो इधर सेम उन्होंने भी सॉल्व किया है थोड़ा डिटेल्ड वे में. अगर आपका मेरे नॉर्मल होता है सीएमपी 100 मार्क्स जैसा अपना टिपिकल एग्जाम है, तो मैं भी आपको ऐसे सॉल्व करके दूंगा. अभी अपने को एमसीक्यू के हिसाब से वी गॉट द आंसर, वी गॉट इट, वी अंडरस्टूड इट, वी कैन रीड इट. कोई डाउट हुआ तो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है. डन. बियॉन्ड 3.5% रिजेक्शन रेट प्रपोजल विल रिजल्ट इन सेविंग्स टू द कॉस्ट. ठीक है ना? तो उसके बाद अपने को बेनिफिट होगा. सो 1.5% का बेसिकली इंप्रूवमेंट का स्कोप है. इंप्रूवमेंट 1.5% से कम हुआ तो नहीं हम करेंगे एक्सेप्ट उसको. क्लियर? अच्छा एवरीबॉडी बोलो. डन 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 डन. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. JK Limited produces and sells a single product. Presently, the company is having its quality control systems in a small way at an annual external failure and internal failure of 4,50,000 and 8,50,000 respectively. जल्दी जल्दी write down. अब अपन लोग है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि अभी वो लोग का इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितना है? So it is 440, sorry, 850 and 440. External is 440. हाँ, 8,50,000 4,40 मतलब कितना हुआ? 12,90,000. As the company is not able to ensure supply of good quality products up to the expectation of its customers and wants to manage competition to retain market share, they consider an alternate quality control system. It is expected that the implementation of system will lead to a prevention cost of 560 and appraisal cost of 70. अब ये लोग कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं. वो लोग बोल रहे हैं प्रिवेंशन करेंगे हम, अप्रेजल करेंगे हम. कितना? प्रिवेंशन करेंगे 560, अप्रेजल करेंगे 70. सो 560 70 तो अपने को मिल जाएगा 630. बट फिर भी ऐसा नहीं है कि इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर हट ही जाएगा, अभी भी होगा बट थोड़ा कम होगा. विल रिड्यूस बाय. अब बहुत अच्छा पॉइंट है. मेरे को अभी भी याद है, मैं लाइफ में जब फर्स्ट टाइम ये सम सॉल्व किया था ना, सम बहुत सिंपल है बट मेरे से एक सिली एरर हुआ था. मैं बताता हूँ क्या.
द external and internal failure cost will reduce by rupees 1 lakh and 4 lakh 10,000 respectively. मतलब अब ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट विल रिड्यूस बाय 1 लाख, मतलब कहना ही से ये हो जाएगा 7,50,000, और दूसरा ये विल रिड्यूस बाय 4,10,000, सो दिस विल बिकम 30,000. समझे क्या तुम लोग? ये 1 लाख से रिड्यूस हो गया और ये 4,10,000 से रिड्यूस हो गया. अब ये कितना आ रहा है? 7,80,000. टोटल कितना हुआ? हेलो, टोटल कितना हुआ? 14,10,000. 14,10,000. गॉट इट? गॉट इट? डन. सो पहले कितना था? 1290. अब कितना हो गया? 14,10,000. अब आप क्या बोलोगे? सर इससे तो अच्छा पहले का था, कम से कम खाली 12,90,000 का खर्चा हो रहा था, अब तो 14,10,000 का खर्चा हो रहा है. मैं आपके साथ अगेंस्ट में हूं. मैं बोलूंगा कि नहीं चलेगा. एटलीस्ट अब मेरा क्वालिटी तो इंप्रूव हो रहा है. एक्सटर्नल फेलियर पहले 4,40,000 था, क्या कहेंगे लोग अपने बारे में? अब तो एटलीस्ट खाली 3,30,000 का हुआ है टोटल. तो एटलीस्ट बाहर मार्केट में नाम तो खराब नहीं होगा. शॉर्ट टर्म में शायद ये ज्यादा खर्चा हुआ, लॉन्ग टर्म में देखना आप लोग को कस्टमर इतने मिल जाएंगे कि आप लोग को ओवरऑल अच्छा हो जाएगा. सो ये फाइनेंशियल कंसिडरेशन के बेसिस पे मैं बोलूंगा यार मेरे लिए 12,90,000 बेटर है, खाली फाइनेंस के बेसिस पे. क्यों? क्योंकि मेरा इधर 1,20,000 कुछ बच रहा है. बट लॉन्ग टर्म, नॉन फाइनेंशियली, रेप्यूटेशन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से बोलोगे, आई विल से बॉस इट इज बेटर कि मैं 14,10,000 का खर्चा करूं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर, गुड क्वालिटी के ऊपर ज्यादा खर्चा करूं. दैट शुड बी माई फोकस. समझ में आया? आओ देखो. Examine the new quality proposal and recommend acceptance or otherwise from both financial and non-financial. Financial, yes. Non-financial से मैं तो ना. What is your advice to the company if company wants to achieve zero defect through continuous implement program? तो ये कल अपन लोग करेंगे ना TQM. तो वो लोग बोल रहे हैं how to implement TQM. Suggest suitable quality control level at minimum cost. अभी अपने को इन जनरल बताना है कि भाई क्या क्वालिटी कंट्रोल अपन लोग बेटर रख सकते हैं. देखो अब अपन कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस मेरा इतना हो रहा है 510, बट ये मेरा बढ़ रहा है 630 से. सो 1,20,000 मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है. माना माना फाइनेंशियली आई एम नॉट दैट बेटर, बट फिर भी लॉन्ग टर्म में इट इज बेटर. लॉन्ग टर्म में इट इज बेटर कि आई विल ऑलवेज कीप अ बेटर कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी. और फिर जीरो डिफेक्ट्स अगर मेरे को चाहिए तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस मस्ट बी हाई. वो तो बट ऑब्वियस एकदम हाई लेवल का कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस रखूंगा तो इट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू मिनिमम कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस. आई होप ये ध्यान में है तुम लोग को. ये इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, मतलब अच्छा कंफर्म टू गुड क्वालिटी. ये बोलते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, अच्छा नहीं हुआ तो इट इज नॉट कन्फर्मिंग टू गुड क्वालिटी. समझ में आया? सो विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2. चलो विद दिस वी कंप्लीट 2 क्वेश्चंस. जो मेजर क्वेश्चन जो मेरे को कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के करवाने थे वो हो गए. अब और भी कुछ क्वेश्चंस है बट उसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के साथ थोड़ा टीक्यूएम भी है. सो वो अपना जब टीक्यूएम हो जाएगा उसके बाद अपन लोग और भी क्वेश्चन जो है वो भी कर लेंगे. डन. सो थियोरी डन. ये जो 2 क्वेश्चंस है ये भी आपके मॉड्यूल के ही है. ये देखो कहाँ पे है? ये देखो जेके लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, जो भी अपन लोग ने किया ना, फेलियर कॉस्ट 440 850 मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ना. फिर बाद में ये देखो ये लिव वेल लिमिटेड दिखा, ये देखो ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. 5,000 यूनिट्स 5%, 5 to 3%. मॉड्यूल आपका ध्यान में है मेरे को. अब चल रहे हैं अपन लोग, अपनी बात हुई है सर, थियोरी डन, प्रैक्टिकल डन. अब आ रहे हैं अपन लोग एमसीक्यू के ऊपर. आ जाओ एमसीक्यू के ऊपर. एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे एमसीक्यूज है. तो अपने को यहाँ पे अभी है ना एस के एमसीक्यूज ही देखूंगा मैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज है मैं ना सब जम्बल्ड अप है. कभी टीक्यूएम भी है वो लोग का, बीच में वो लोग का कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी है एंड ऑल ऑफ दैट. तो अपन फोकस करेंगे एस के एमसीक्यू के ऊपर जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. सो लेट्स कम टू एस के एमसीक्यूज. एस के एमसीक्यू स्टार्ट होता है, चलो स्टार्ट करेंगे.
So let's start. Here we are. What characterizes today's business environment? वाह, क्या क्वेश्चन है, बताइए. अगर आप लोग ने थियोरी को ध्यान से थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में आएगा. रैपिड चेंजेस एंड डायनामिज्म. याद आया क्या? ये देखो 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 सर, इतना डिटेल डिटेल कुछ भी आ सकता है भाई. अब देखो मैं करवा रहा हूं, सब अपने को हो सकता है कुछ भी. ये रहा. Rapid changes, characterized by rapid changes and dynamism. So ये रहा उसका आंसर. वैसे ये तो तुम लोगों को होमवर्क के लिए देना चाहिए, बट फर्स्ट सेशन है, सो आई थॉट चलो कर लेते हैं. What are the main challenges for business managers in modern business environment? Stagnation, understanding rapid changes, adhering to traditional practices, ignoring technical advancements. C. What has been the main revolution in business environment? uh, Shift from buyer's market, yes. Transition from static to dynamic, yes. Evolution from manual to automated, yes. सभी हुआ है. Change from service oriented to product oriented, नहीं, मेरे हिसाब से डी तो नहीं है. 3 का अपन लोग देखेंगे तो इट विल बी मेन रेवोल्यूशन हैज बीन शिफ्ट. मैं तो दो, मेरे हिसाब से तो ये दोनों है. शिफ्ट फ्रॉम बायर्स मार्केट टू सेलर्स मार्केट एंड मैनुअल से ऑटोमेटेड प्रोसेसेस भी हुआ है, राइट. नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट ट्रेंड? तो कौन सा चूज करना है? दोनों में से कोई भी चूज करो, मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी. सो व्हाट इज द करंट ट्रेंड इन बिजनेस एनवायरनमेंट? Sellers market dominance, buyers market dominance, yes. What are the characteristics of today's buyers market? Limited globalization, नहीं नहीं बहुत है. Lack of competition, नहीं नहीं बहुत है. Excess capacities in production, चाइना वाला एग्जांपल याद है? करेक्ट. तो 5C. What COQ stands for in the context of text? क्या होता है? Cost of quantity? Nah. Cost of quality? Yes. Next. Cost of quickness, cost of quotas. Who popularized the concept of cost of quality? Oh, क्या बात है, कौन है भाई? Yes, Mr. Juran, Joseph Juran. Next, what is the focus of cost of? What is the focus of the concept of quality? Quality का फोकस किस चीज के ऊपर है? कन्फर्मेंस टू क्वांटिटी नहीं, कॉस्ट रिडक्शन नहीं, रैपिड प्रोडक्शन नहीं, कन्फर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. याद आया? कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस के ऊपर फोकस करना है. क्वालिटी में 3 चीजें थी, देखो बताई थी नीचे इधर. कन्फर्मेंस टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, सैटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन, वैल्यू फॉर मनी. उस पे बनाया ये एमसीक्यू हमने. ठीक है, चलो नेक्स्ट. विच व्यू सजेस्ट दैट रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी? याद है वो जो 3 व्यूज थे अपने, वो 3 व्यूज में वो लोग ने ये चीज बोली थी, राइट. सो अभी तुम लोग का डेमिंग हुआ नहीं है ना टीक्यूएम का? ठीक है, कुछ कुछ है ना कनेक्टेड होंगे टीक्यूएम से, तो होल्ड कर लेंगे. तो आई थिंक बाकी का अपन लोग टीक्यूएम के बात करते हैं, बिकॉज कुछ कनेक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस? कन्फर्मेंस मतलब कहना इसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. वैसे जस्ट मैं आपको बता दूं, 9 का आंसर इज बी, डेमिंग्स व्यू. यू कैन जस्ट टिक, आ जाएगा कल ही तो हो जाएगा क्लियर. व्हाट आर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अकॉर्डिंग टू फिलिप क्रॉस्बी? क्रॉस्बी के हिसाब से क्वालिटी क्वांटिटी नहीं, अप्रेजल प्रिवेंशन नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस एंड प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस. ये भी आपको बताया था मैंने. नेक्स्ट 12. व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कॉस्ट? बोलो क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कॉस्ट का चाहता क्या है? रेमेडिंग डिफेक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो वो तो सबका ही. मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज नहीं, अवॉइडिंग क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज. सो 12 का सी है. नेक्स्ट 13. Which cost category is associated with measuring and monitoring activities related to quality? गुड वन. चारों में से सबसे ज्यादा फोकस मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग क्वालिटी का किसका है? प्रिवेंशन, स्टार्टी, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ऑडिट, क्वालिटी ये, क्वालिटी वो. ये देखो याद करो, वाह हेलो, ये देखो देखो, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी डिजाइन, क्वालिटी रिव्यू, क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑडिट. When do internal failure costs occur? Before customer receives the product. अरे वाह क्या बात है. आफ्टर कस्टमर नहीं, ड्यूरिंग नहीं, ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डिजाइन नहीं. व्हाट इज द फोकस ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट? कि भाई कस्टमर को यार प्रॉब्लम ना हो.
कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग नहीं, कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर कस्टमर डिटेक्शन. व्हाट इज द टर्म ऑप्टिकल COQ सजेस्ट? बैलेंस ना, बैलेंस बिटवीन both costs, conformance and non-conformance. So failure costs are inevitable and should be accepted. Quality costs have no impact on company's economic interest. No, they have. Failure costs are inevitable and should be accepted. नहीं ऐसा कैसे बोल सकते? Increased expenditure on prevention and appraisal leads to reduced failure costs. Agreed. Yes, it is a point. But striving for zero defects is economically beneficial. So we will try. Okay, bhai, we should get zero defects. So 16A. Next 17. When is an external person recommended to determine the cost of quality? Why is an external person recommended to determine the cost of quality? So to avoid internal bias. वेरी ट्रू. इसी के लिए तो चाहिए कि भाई इंटरनली कोई प्रॉब्लम ना हो. इंक्रीज प्रोजेक्ट टीम इन्वॉल्वमेंट. ओके, तो प्रोजेक्ट टीम इन्वॉल्वमेंट में तो इंटरनल रखोगे ना, एक्सटर्नल क्यों रखोगे? रिड्यूस एक्सटर्नल स्क्रूटिनी. रॉन्ग. स्पीड अप द मेजरमेंट प्रोसेस. नो. व्हाट इज द आर्गुमेंट रिगार्डिंग स्ट्राइविंग फॉर जीरो डिफेक्ट्स? कि भाई क्यों मेरे को जीरो डिफेक्ट्स चाहिए? इट इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल. ऑब्वियसली अगर जीरो डिफेक्ट हुआ तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? It has no impact on economic interest of the company. It leads to increased failure cost. It is acceptable approach. How is COQ calculated in its simplest form? So tell me, as a percentage of cost. याद है? As a percentage of cost बोला था मैंने. What is the purpose of 5-step process in PAF model? याद करो क्या है PAF मॉडल. PAF मॉडल खोलते हैं, चलो आ जाओ. मेजरिंग एंड क्लासिफाइंग क्वालिटी कॉस्ट. सर इतना घुस के, मतलब देखो मैं तो सब करवा रहा हूं आपको. अभी इंस्टीट्यूट जो पूछे वो मेरी तरफ से अपने को, मैं तुम लोग को एकदम इन डेप्थ करवा के छोड़ूंगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डज द आइसबर्ग मॉडल इलस्ट्रेट? आइसबर्ग मॉडल अपने को क्या बताता है? याद करो. 21B. आइसबर्ग मॉडल 21 बोलता है अपने को कि हाँ, कि भाई कैसे अपने को माइनर, अपने को देखना पड़ेगा क्या है. स्टेबिलिटी, हिडन नेचर ऑफ क्वालिटी कॉस्ट. 21B से हिडन क्वालिटी कॉस्ट आर हिडन नेचर ऑफ क्वालिटी कॉस्ट. सॉरी. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आइसबर्ग मॉडल, what are the where are the major costs hidden? Below the surface of water. Below the surface of water. What is the potential impact of identifying and improving hidden cost? क्या फायदा होगा आपको उससे? Significant reduction in cost of doing business, increase in business cost, improving hidden cost से क्या होगा? आपका रिडक्शन हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. ये मैंने अभी दे दिया. Has a huge scope. Identify and improve cost of doing business will significantly reduce. वाह सर वाह, क्या MCQ कहां से ढूंढ के निकाला है. सो आई थिंक सफिशिएंट है आज के लिए. अराउंड 25 MCQs. अभी जो बाकी के MCQs है 2-3 है जो अभी तक मैंने जो करा है उससे कनेक्टेड है, विच यू कैन डू योरसेल्फ. 24, 25, 26, 27. जैसे वो रिपीटिशन. इन द पास्ट 2 decades बिजनेस एनवायरनमेंट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय rapid changes, stability, predictable, static nature. Rapid changes we know. Main revolution mentioned in the transition is from obviously buyers market to sellers market. वो तो अपन लोग देख ही रहे. Sorry, sellers market to buyers market. फिर challenge for business in today's environment. So what is the challenge? Tell me. बोलिए क्या है आज की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज? Okay, what is the embracing predictability, understanding business history, shaping the environment, understanding the dynamics of business environment. वाह वाह वाह. So 26D according to me. कुछ एक दो पीछे के आंसर्स ऊपर नीचे होंगे तो वो तुम लोग चेक कर लेना. Cost of quality includes price of conformance and price of non-conformance. Yes, definitely. 27A. According to Deming. Hold on. तो यहां तक अपना हो गया. अगेन MCQs है, बहुत सारे MCQs है, तो हो सकता है एक दो का सोल्यूशन कुछ ऊपर नीचे हो, तुम लोग करेक्ट कर लेना और मुझे भी इन्फॉर्म कर देना, तो मैं मेरे आगे वाले एडिशन में उसको करेक्ट कर लूंगा. ठीक है. ओके, सो फाइनली जो प्रॉमिस किया था वो अपना फर्स्ट सेशन में हो गया है ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes. बट
गुड सेशन। एंड जैसा मैंने बोला था कि अपना थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड एमसीक्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, हो गया। प्लीज मुझे रिव्यू छोड़ते रहना, फीडबैक छोड़ते रहना, कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, बिकॉज इस बेसिस पे मैं आगे चीजें करवाते जाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ रहा है, एग्जाम्पल्स, सम्स अपन लोग ने जो किया, एमसीक्यूज जो किया, एमसीक्यूज थोड़ा क्विक लेवल पे रखेंगे सो दैट मैक्सिमम एमसीक्यूज अपन लोग क्लास में कवर कर सके, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। चलो भाई, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला वेस्ता, मिलते हैं कल with total quality management, new sums, new concepts, and new MCQs. Keep smiling. Thank you so much. Hasta la vista.